अस्सलाम वालेकुम। सबसे आगे मैं बहुत खुशामदीद में हूँ वैस मंगलवाला। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं एक छोटे से वाक़े से, और इस छोटे से वाक़े में एक बहुत बड़ा सबक है। वो सबक मुझे भी मिला और मैं चाहूँगा कि आपको भी मिले। इमाम यूनुस रहमतुल्लाह अलैह, इमाम यूनुस जो है वो एक बड़े स्कॉलर गुज़रे हैं, इस्लामी स्कॉलर, और ये शागिर्द थे इमाम शाफ़ई के। एक मरतबा इन दोनों के दरमियान किसी बात पर गुफ्तगू हो रही थी, कोई मसला था जिसके हवाले से डिस्कशन जारी थी, और इमाम शाफ़ई और इमाम यूनुस के दरमियान इस मसले पर इख्तलाफ हो गया। अब जब ये इख्तलाफ थोड़ा सा इल्मी तौर पर बढ़ा तो इमाम यूनुस ने गुस्से में आकर उस महफ़िल को छोड़ दिया और वो अपने घर चले गए। उनका बर्ताव ये था कि बस अब मैं यहाँ पर नहीं रह सकता, मैं बात नहीं कर सकता हूँ इमाम शाफ़ई आपसे, और क्योंकि हमारा जो मसला है उस पर हमारा इख्तलाफ हो गया है। वो उस एक छोटे से इख्तलाफ की वजह से उस महफ़िल को छोड़कर अपने घर चले गए। शाम हुई, रात हुई। रात के वक्त इमाम यूनुस के दरवाज़े पर दस्तक हुई। इमाम यूनुस ने पूछा कि कौन है? जवाब मिला, मोहम्मद बिन इदरीस। इमाम यूनुस ने सोचा कि मोहम्मद बिन इदरीस कौन है। कई मोहम्मद बिन इदरीस ऐसे थे जिनको वो जानते थे। उनके जहन में हर मोहम्मद बिन इदरीस का आया, लेकिन उन्हें लगा कि नहीं, ये मोहम्मद बिन इदरीस नहीं आ सकता, शायद ये हो, शायद ये हो, शायद ये हो। उन्होंने सोचा, मगर वो इस बात तक ना पहुंच सके कि कौन सा मोहम्मद बिन इदरीस मेरे दरवाज़े पर खड़ा होगा। उनके जहन में ये बात बिल्कुल नहीं आई कि इमाम शाफ़ई का नाम भी मोहम्मद बिन इदरीस था, और उनके जहन में ये तो आ ही नहीं सकता था कि इमाम शाफ़ई मेरे दरवाज़े पर आ जाएंगे। बहरहाल उन्होंने जब दरवाज़ा खोला तो सामने इमाम शाफ़ई मौजूद थे, और उन्होंने इमाम शाफ़ई से पूछा कि हुजूर आप यहाँ इस वक्त मेरे दरवाज़े पर? तो इमाम शाफ़ई ने कहा कि तुम वो महफ़िल छोड़कर चले आए थे। जब हम गुफ्तगू कर रहे थे, हमारे दरमियान इख्तलाफ हुआ, तो तुम वो महफ़िल छोड़कर चले आए और यूँ नाराज़ हो गए मुझसे। तो मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ, ये समझाने आया हूँ कि कई 100 चीज़ों पर हमारा इख्तलाफ नहीं है, कई 100 चीज़ों ने हमें जोड़ रखा है, और एक चीज़ ऐसी है जिसने हमें ज़रा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कह लीजिए, या जिसने हमें ज़रा सा जुदा किया, तो उस पर तुम मुझसे टूट बैठे, मुझसे जुड़े नहीं। तो दिलों को जोड़ना ज़रूरी है, दिलों से दूर होना ज़रूरी नहीं है। जब भी किसी से कभी भी कोई भी छोटा सा भी इख्तलाफ हो तो ये सोचें कि कितनी बातें हमें जोड़ती हैं। एक बात की वजह से दूर होना ये बड़ा गैर मुनासिब अमल है, बड़ा गैर मुनासिब रवैया है। तो ये लेसन मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, और यही आज की काम की बात, या यूँ कह लीजिए कि एक काम का छोटा सा वाक़या। और बहुत सारे बड़े लोगों के वाक़यात जब आप पढ़ते हैं तो आपको समझ आता है, आपको अंदाज़ा होता है कि उन वाक़यात में कितने बड़े बड़े हमारे लिए मैसेज पोशीदा है, और वो मैसेजेस जब तक हम अपने आप को रिमाइंडर नहीं देंगे उस वक्त तक हम तक पहुँचेंगे नहीं। बहुत सारे रिमाइंडर्स की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए हर सुबह हम आपके लिए और अपने लिए ख़ास तौर पर कोई ना कोई रिमाइंडर लेकर आते रहेंगे। अब ज़रा मौसम की सूरत हाल की बात कर लेते हैं। आपको बताते हैं कि मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी, फिर हम जाएंगे अपनी स्टोरीज़ की तरफ। तो आते हैं जी मौसम की वीडियो वॉल की तरफ, और आगाज़ करते हैं इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद में सूरज तो चमक रहा है, मगर सर्दी है। सर्दी खैर हर जगह ही है, लेकिन इस्लामाबाद में कम से कम 60 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर जाएगा, 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक। लाहौर में भी सूरज है, मगर जो टेम्परेचर है वो है 7 डिग्री सेंटीग्रेड कम से कम, और 22 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद है जी कराची। कराची में है कम से कम 12 डिग्री सेंटीग्रेड, और ज़्यादा से ज़्यादा जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा वो है 18 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची का मामला ये है कि कराची में अभी भी सर्दी की आमद नहीं हुई है, पंखे वहाँ पर चल रहे हैं, और लोग अभी भी कुछ गर्मी और सर्दी की ज़रा हल्की सी सर्दी की मिली जुली कैफियत में है। तो वहाँ पर है कम से कम 12, ज़्यादा से ज़्यादा 18 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर है जी पेशावर। पेशावर में कम से कम 5 डिग्री सेंटीग्रेड, और ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर जाएगा 9 डिग्री सेंटीग्रेड। और सबसे ज़्यादा सर्दी का मुजाहरा आप देख रहे हैं वो है कोयटा में, जहाँ कम से कम है -4 -4 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाएगा टेम्परेचर कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर जाएगा 11 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो ये है जी मौसम की सूरत हाल। मौसम की सूरत हाल के बाद हम आते हैं अपनी स्टोरीज़ पर, और सबसे पहली स्टोरी
बड़ी खुशी की खबर, मरियम नवाज़ साहिबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी नायब सदर मरियम नवाज़ के बेटे जुनैद सफदर की शादी की तकरीबात लाहौर में जारी हैं और मरियम नवाज़ ने बेटे की शादी के मौके पर सियासी सरगर्मियाँ मुकम्मल तौर पर मुअत्तल कर रखी हैं। पूरी तरह बेटे की शादी में वो शरीक हैं और ज़ाहिर है ऐसा ही होना चाहिए। गुज़िश्ता कई रोज़ से जुनैद सफदर की जो शादी है उसकी तकरीबात की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। अब सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हो रही है जिसमें मरियम नवाज़ और शौहर उनके जो हैं वो कैप्टन रिटायर्ड सफदर वो उनके हमरा एक तकरीब में वो शरीक हैं और वीडियो में ये देखा जा सकता है कि मरियम और दीगर ख़वातीन मेहंदी की प्लेटें उठाई जा रही हैं और इस दौरान मरियम नवाज़ जो है वो शादी ब्याह में गाया जाने वाला एक रिवायती गीत गा रही हैं। अब ये गीत कौन सा है ये आपको सुनवाते हैं, सुनवाएं जी, बताएं वीडियो। जी ये है मेरे नेहर से आज मुझे आया, ये पीला जोड़ा, ये हरी हरी चूड़ियाँ, ये गाना मरियम नवाज़ साहिबा गा रही हैं और सारे प्रोग्राम में मरियम साहिबा, जुनैद सफदर, कैप्टन सफदर ये सब गुनगुनाते हुए नज़र आए और मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो ये पीला जोड़ा हरी हरी चूड़ियाँ वाला गाना गुनगुनाते हुए घर में दाखिल हुई हैं। तकरीब में घोड़ों का ढोल की थाप पर रक्स और गुलकारों ने भी बड़ा रंग जमाया था। बारात जो है वो 14 दिसंबर को रात 8 बजे रवाना होगी और जुनैद सफदर और आयशा सैफुर रहमान की दावत वलीमा जो है वो 17 दिसंबर को जाती उम्रा में होगी। तो ये हमने आपको पूरा इसका जो है वो बता दिया है अहवाल और अब जिसने शिरकत करनी है वो शिरकत कर ले। तो पाकिस्तान से अब हम चलते हैं ज़रा भारत की तरफ और भारत में नरेंद्र मोदी, उनका ट्विटर अकाउंट हैक हो गया जी। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया और इस हवाले से जो ख़बर सामने आई वो ये सामने आई कि भारतीय वज़ारत उज़्मा की जानिब से एक ट्वीट में कहा गया कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का ज़ाती ट्विटर अकाउंट बहुत मुख्तसर वक्त के लिए हैक कर लिया गया था, मगर ट्विटर इंतज़ामिया के साथ मिलकर नरेंद्र मोदी का अकाउंट फिर फौरी तौर पर महफूज कर लिया गया। इस ट्वीट में सारिफीन से दरख्वास्त की गई कि वो इस दौरान होने वाली ट्वीट्स जितनी भी हैं उन सबको कर दे नज़रअंदाज और ट्वीट में हैक किए जाने के दौरानिया जो है वो नहीं बताया गया, जबकि नरेंद्र मोदी के अकाउंट से जो क्रिप्टो करेंसी के मुतालिक जो है वो भी कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर की जा रही थी, उसके हवाले से भी ट्वीट्स फौरी तौर पर हटा दी गई थी। और इसी तरह का एक वाक़या सितंबर 2020 में भी पेश आया था, नरेंद्र मोदी की वेबसाइट के ट्विटर अकाउंट के साथ पेश आया था। उसमें ट्वीट्स की एक सीरीज़ के साथ फॉलोअर्स को क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए इमदादी फंड्स में अतिया करने के लिए कहा गया था। तो ये जो है वो ख़बर नरेंद्र मोदी के हवाले से थी। और चूंकि हम भारत की बात कर रहे हैं तो भारत की एक और ख़बर है और वो है जी मैराडोना की जो चोरी शुदा घड़ी है वो मिली है भारत से। जी भारतीय हुक्काम ने अर्जेंटाइन के जो स्टार फुटबॉलर डिएगो मैराडोना उनकी चोरी की गई घड़ी बरामद करके चोर को कर लिया है गिरफ्तार और दुबई से घड़ी चुराने वाले मुलजिम को शुमाल मशरकी रियासत आसाम से हिरासत में लिया गया। ये मैराडोना की कस्टमाइज्ड स्विस साख्ता हेबलॉट घड़ी थी और वो घड़ी भी बरामद कर ली गई। दुबई से घड़ी चोरी करने के बाद मुलजिम भारत फरार होने में कामयाब हो गया था और मुलजिम ने चोरी के इल्ज़ाम की तरदीद करते हुए ये कहा कि वो वालिद की बीमारी की वजह से आसाम वापस आया था। दुबई पुलिस की जानिब से खुफिया मालूमात मिलने के बाद भारतीय हुक्काम ने मुलजिम के ख़िलाफ़ फिर कार्रवाई की और घड़ी को भी फिर बरामद कर लिया गया। ये मुलजिम जो है वो दुबई की एक फ़र्म में 2016 से सिक्योरिटी गार्ड की मुलाजमत कर रहा था और इस फ़र्म में लेजेंडरी फ़ुटबॉलर मैराडोना की मुख्तलिफ़ चीज़ें महफूज की गई थी और चोरी होने वाली जो घड़ी थी उसके पिछले हिस्से पर मैराडोना की तस्वीर भी है और उनकी जर्सी के नंबर 10 के साथ साथ उनके दस्तखत भी मौजूद हैं। और इस घड़ी की जो मालियत है वो है तकरीबन $26,000 यानी तकरीबन कुछ 40 लाख रुपए और ये घड़ी खुसूसी तौर पर उन्होंने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बनवाई थी और गुज़िश्ता साल हम सबको बताया कि 60 साल की उम्र में वो इंतकाल कर गए थे डिएगो मैराडोना। अब आपको मैराडोना के बाद लेकर चलते हैं हम फ़िनलैंड की तरफ। फ़िनलैंड की जो वज़ीर आज़म है सना मेरिन, उन्होंने माफ़ी मांगी है और माफ़ी उन्होंने क्यों मांगी है, कोरोना वायरस से मुतासरा शख्स से राब्ते के बावजूद वो रात देर तक क्लब में वो मौजूद रहीं, वहाँ पर वो पार्टी करती रहीं और ये बात वज़ीर आज़म सना मेरिन के इल्म में थी कि उनकी काबीना का एक रुकन जो है उसका कोरोना का टेस्ट मस्बत आया है और उनके करीबी राब्ते में वो शख्स था, लेकिन उसके बावजूद वो नाइट क्लब में जो है क्लब में पार्टी करती रहीं और हेलेंस्की क्लब उसका नाम है, वहाँ पर उनकी रात देर तक जो पार्टी की तस्वीर थी फिर वो मंजर आम पर आई थी, उसमें वो हजूम के दरमियान मास्क के बग़ैर नज़र आई थी।
मास्क के बग़ैर हुजूम के दरमियान वो पार्टी कर रही हैं। और फिर जो सना मरीन है उन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज तो लगवाई हैं, लेकिन सना मरीन ने अपने इस अमल को लाशऊरी करार दिया। उन्होंने कहा कि जी सॉरी जी, मुझसे गलती हो गई, लाशऊरी तौर पर मैंने जो है वो ये काम किया है। और फिर उन्होंने कौम से माफ़ी मांगी है। और सना मरीन जो है वो टेलीविज़न पर इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैंने गलत किया, मुझे सूरत हाल को ज़्यादा मोहतात तौर पर देखना चाहिए था। और ये 36 साल वज़ीर आज़म हैं और जिनकी दुनिया में नौजवान रहनुमा के तौर पर बड़ी सताइश की जाती है, और अब इन पर बड़ी तनकीद का जो है वो इनको सामना करना पड़ रहा है। और फ़िनलैंड में ऐसे शहरियों को क्वारंटीना करना जो है वो लाजमी नहीं है जिन्होंने वैक्सीन लगवाई हो। ताहम ये जो सेहत की जो गाइडलाइंस हैं उनमें ये कहा गया है कि ऐसे अफराद जिनकी कोरोना से मुतासरा शख्सियत से मुलाकात हुई हो वो टेस्ट का नतीजा आने तक ख़ुद को घर तक महदूद रखेंगे। अच्छा, इस पर हम छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपको हम दोबारा ज्वाइन करेंगे यहीं पर। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सुबह से आगे में एक मरतबा फिर खुशामदीद। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसा वाक़या सामने आता है जिससे हम सब का सर शर्म से झुक जाता है, लेकिन फिर उस वाक़े के अंदर कोई एक ऐसा मुस्बत पहलू सामने आता है कि जिससे हमारी उम्मीद दोबारा कायम हो जाती है और हमें समझ में आ जाता है कि वाकई हम जिंदा कौम हैं और हमारे दरमियान ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो वाकई सारी दुनिया के सामने मिसाल बनाकर पेश किए जा सकते हैं। सियालकोट में एक सानहा हुआ। श्रीलंकन मैनेजर जो फैक्ट्री के मैनेजर थे उन्हें मारा गया और उसके बाद उनकी लाश को जला दिया गया। ये पूरा वाक़या जब पेश आ रहा था तो एक हुजूम था लोगों का कि जिनके सर पर जुनून सवार था और उस जुनून में उन्होंने पाकिस्तानी कानून की, इस्लामी कवानीन की और इंसानियत की धज्जियाँ बिखेर दी। और उनमें एक शख्स ऐसा था जिसका नाम था मलिक अदनान। मलिक अदनान वो शख्स था जो उन लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि दीन ये नहीं कहता जो तुम कर रहे हो, हमारे मुल्क का आइन ये नहीं कहता जो तुम कर रहे हो, इंसानियत ये नहीं कहती जो तुम कर रहे हो। इसीलिए खुदारा इस शख्स को, इस श्रीलंकन शख्स को, प्रियंका को छोड़ दो और अगर तुम्हें लगता है कि इसने कुछ गलत किया है तो मामले को अदालत में लेकर जाते हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास लेकर जाते हैं। लेकिन नहीं, वो लोग मुश्तिल थे, वो लोग जुनूनी थे और उन लोगों ने मलिक अदनान की एक न सुनी और फिर वो सानहा पेश आया कि जिस पर सारी कौम का सर शर्म से झुक गया। मलिक अदनान का वाक़या जब हमारे सामने आया तो हमें लगा कि हाँ वाकई हमारे दरमियान ऐसे लोग मौजूद हैं जो इंसानियत को और दीन को सही तौर पर समझते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने तमग़ा शुजाअत और तारीफ़ी असनाद का भी ऐलान किया, वो उन्हें दी भी गई। हमारे साथ आज हमारी खुशकिस्मती है, हमारे प्रोग्राम की खुशकिस्मती है कि मलिक अदनान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं, इस वाक़े के बारे में जानते हैं और उनके जज्बे के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक अदनान साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अली साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और सबसे पहले तो हमारी तरफ से आपको सलाम है, सलूट है। जो काम आपने किया वो वाकई, एक तो ये तमग़ा शुजाअत मिलना और तारीफ़ी असनाद मिलना ये एक चीज़ है जो दुनिया में होती है, लेकिन जो अजर अल्लाह ताला के यहाँ आपके लिए लिखा गया है इस वाक़े में अपना किरदार अदा करने पर और उस शख्स को बचाने के लिए अपना किरदार अदा करने पर, वो बहुत बहुत बड़ा अजर होगा इंशाअल्लाह। थोड़ा सा अगर हमारे नाज़रीन को आप गाइड करें असल में कि ये वाक़या हुआ कैसे था, इस वाक़े के क्या क्या जो मामलात थे, क्या डिटेल्स थी? बेसिकली ये वो जो हमारे मैनेजर थे, कोलीग थे हमारे, वो डेली अपने प्रेमिसेस का विजिट करते थे जहाँ जहाँ पे वो उनकी अंडर लो काम करते थे। और ड्यूरिंग विजिट बेसिकली वो थे इंडस्ट्रियल इंजीनियर। ड्यूरिंग विजिट जो भी लाइन में, जो भी हॉल में एक्स्ट्रा चीज़ें होती थी वो उठवाते। तो उस दिन भी वो रूटीन में विजिट कर रहे थे, उन्होंने देखा कुछ चीज़ें दीवारों पे लगी हुई हैं तो उन्होंने उतार दी वहाँ पे। तो फिर लोगों ने समझा कि ये हमारे जो है मजहबी चीज़ें थी, इनका एहतराम नहीं किया गया। तो वो ये उतारने के बाद वो अपने ऑफिस में चले गए। तो पीछे से लोगों ने रोमर्स लाना शुरू कर दी, ऐसे नहीं ऐसे। एक बंदे ने दूसरे से बात की, दूसरे ने तीसरे से बात की, फिर वो लोग इकट्ठे होते गए। तो वो तकरीबन हम 4-5 मैनेजर और साथ वो हमारे मीटिंग कर रहे थे ऑफिस में किसी और इश्यूज़ पे। अचानक मुझे नीचे से कॉल है कि सर कुछ लोग इकट्ठे हो गए हैं उधर, तो उन्होंने नारेबाजी लगा रहे हैं। मैं वो मीटिंग छोड़ के आया नीचे, उनको समझाने की कोशिश की कि
जो चीज़ें मतलब एक बंदा उर्दू पढ़ना नहीं जानता, उर्दू लिखना नहीं जानता, अगर कुछ हो गया तो वो लोग उन लोगों ने इस बात को नहीं मतलब अंडरस्टैंड नहीं किया और वो सारे फिर इकट्ठे हो गए, कंपनी के दूसरे लोग भी उनमें शामिल होते गए और फिर वो कंपनी के गेट की तरफ चले आए, बाहर की तरफ जो रोड पे है। तो रोड को उन्होंने आके ब्लॉक कर दिया, फिर रोड के बाहर से लोग शामिल हो गए उसके अंदर, उस सारे ग्रुप के अंदर। तो फिर वो दोबारा अंदर को आ गए। अंदर को जब आए तो फिर मैंने दोबारा उनको समझाने की कोशिश की कि अगर उन्होंने कोई गलती की है तो उसके लिए मुल्क का कानून मौजूद है, हम कानून के मुताबिक उसको टैकल हाँ करते हैं, उसको इस मुल्क से निकाल देते हैं, उसको FIR करवा देते हैं अगर उन्होंने कोई गलती की है। लेकिन वो नहीं माने, फिर भी वो मतलब नारे लगाने शुरू कर दिए। फिर तो बहुत बड़ा हजूम हो गया। बिल्कुल। इसके बाद हमारी कंपनी के डायरेक्टर साहब ने भी उनसे एड्रेस किया, उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। वो इस असना में उन्होंने में से कुछ लोग ना नारेबाजी करना शुरू किए, तो उसमें से कुछ लोग, मैं तो उधर मौजूद नहीं था उस वक्त उस मॉब में के अंदर, तो मैं उन्हीं के ऑफिस में चला गया था कि उनको कोई एग्जिट पॉइंट को सेव पॉइंट दे सकें। तो ये लोग दौड़ते हुए उनके ऑफिस की तरफ मतलब दौड़ना शुरू कर दिया उन्होंने। तो मुझे किसी ने इतला दी कि लोग अब उनके ऑफिस की तरफ जा रहे हैं। हम उधर हमने उनको लोगों को रोकने की कोशिश की, कुछ टाइम तो नहीं रुके, फिर वो इतनी देर में वो अपने ऑफिस से निकल के छत की तरफ चले गए, एग्जिट पॉइंट की तरफ। लेकिन वो लोग नहीं उधर रुके, फिर वो लोग उनके पीछे जाके मारना शुरू कर दिया। इतनी देर में मैं उधर पहुंच गया, मैं अपनी हद कोशिश की, जो वीडियो में भी आप लोगों ने देखा, लेकिन बदकिस्मती से फिर मैं नहीं बचा सका उनको। बिल्कुल सही। अच्छा, एक तरफ आवाम थी, वो जत्था था, वो जुनूनी लोग थे जो प्रियंका को मारना चाह रहे थे, और एक तरफ आप थे जो उसे बचाना चाह रहे थे। तो आप उन मारने वालों में क्यों नहीं शामिल हुए? आपके जहन में क्या था? बेसिकली मेरी जो तलीमात है ना, मेरे मतलब जो फैमिली ने मुझे तलीमात दी है, मेरे साथी ने जो तलीमात दी है, उन्होंने हमेशा मुझे इंसानियत का दर्द दिया। तो मेरे अंदर इंसानियत थी। दूसरा, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तलीमात हैं, जो असल इस्लाम है, वो सारी चीज़ें मेरे ज़हन में थी, जिसको लेके मैं चला। और दूसरा ये था कि वो मेरा कुलीग भी था, बाहर से आया हुआ था, मतलब बंदा था। तो अगर उसे कुछ हो जाता, मतलब उसको कोई तरह का नुकसान पहुंच जाता, मेरे ज़हन में था, तो फिर मेरे मुल्क का एक इमेज ख़राब होना था, मेरे मुल्क की साख ख़राब होनी थी पूरी दुनिया के सामने। तो ये सारी चीज़ें मेरे ज़हन में थी, जिनको मैं लेके चला, तो उसको मैंने कोशिश की कि उसको बचाने की। बिल्कुल बिल्कुल, यही यही है असल दीन की तालीम जिस पर आप अमल कर रहे थे। अच्छा, जब आप उस जत्थे को समझाने की कोशिश कर रहे थे तो उनका क्या रिस्पॉन्स था? वो लोग क्या कह रहे थे? वो मानने के लिए तैयार नहीं थे ना। वो कह रहे थे इन्होंने हमारे मतलब तहीन की है, हमारे मजहबी जज्बात को मजरूह किया, तो वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। जब लेकिन वो असल रियलिटी को नहीं थे समझ रहे कि हम देखें कि वाकई ऐसा हुआ कि एक बंदे ने बात की, उसकी सुनी सुनाई बात पे सारों ने यकीन कर लिया, किसी ने खुद आके उसको ना उसकी ग्राउंड रियलिटीज को नहीं देखा, सुनी सुनाई बात पे अमल करते गए ऐसे, इसलिए फिर ये हुआ। बिल्कुल। तो आपको, आप जब उन्हें समझा रहे थे तो उस वक्त आपको डर नहीं लगा कि कहीं ये मुझे ना मारे? डर नहीं था, सिर्फ एक जज्बा था कि यार एक ये एक इस तरह का कोई वाक़या हो गया उसके साथ, कोई ऐसा नागहानी वाक़या हो गया, तो ये इंसानियत के ऊपर भी दबा होगा, मेरे मुल्क के ऊपर भी दबा होगा, मेरे शहर के ऊपर दबा होगा, मेरी कंपनी पे दबा होगा। ये सारी चीज़ों को मतलब सेव करने के लिए मैंने कोशिश की थी, अपनी लाइफ को रिस्क में डाल के। तो मैं बदकिस्मती से उसमें कामयाब नहीं हो सका। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब ये जो आपके मैनेजर साहब थे, प्रियंका साहब, उनके बारे में कुछ बताइए कि वो किस तरह के इंसान थे, कैसी उनकी तबीयत थी? वसीयत इंसान, वो एक अच्छे इंसान, दोस्त थे, मतलब बड़े कंपनी के बाहर बड़े फ्रेंडली लोगों के साथ रहते थे, अच्छे तरीके से मिलते थे, बातचीत करते थे। कंपनी के अंदर थोड़े स्ट्रिक्ट थे, मतलब वो रूल्स को लेके, रेगुलेशन को और कंपनी लॉज को लेके काम करते थे। ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रख के वो काम करते थे। वैसे वो एक अच्छे टीचर थे, मतलब टेक्निकली बहुत साउंड थे, लोगों को समझाते थे, लोगों को ट्रेन करते थे। उनके ट्रेन किए हुए लोग डिफरेंट कंपनीज में बड़े बड़ी पोजीशन पे काम कर रहे हैं। मतलब एक अच्छे इंसान, दोस्त से पर्सनैलिटी क्लैशेस कम ही बनाते थे लोगों के साथ वो। मतलब कभी देखा नहीं कि किसी के साथ वो पर्सनलाइज हो जाता है। अच्छा, अब ये आपने कहा कि ये जो है वो थोड़ा सा काम के मामले में ज़रा बिल्कुल सख्ती बरतते थे और किसी भी तरह से ये नहीं, लीनियंट नहीं थे वो काम के मामले में, जो कि अच्छी बात है। जब आप काम करें तो उसके साथ इंसाफ करें। तो जो लोग जो उन्हें मार रहे थे, उनकी काम के मामले में क्या तबीयत थी और उनका रुझान कैसा था काम के मामले में? वो ऐसा काम तो ठीक करना या ना करना लगा, तो बहुत सारे लोग जमा हो गए थे ना, उनको आप आइडेंटिफाई नहीं करते कौन काम सही उधर कर रहा है, कौन नहीं सही कर रहा है। लेकिन कंपनी के अंदर दिल में अंदर बिठा ली हुई थी लेबर ने कहीं ना कहीं बात पे, ये मतलब
सख्त बंदा है, ये मतलब ज़्यादा काम अच्छे तरीके से स्ट्रिक्ट होके काम लेता है, वो बात लोगों के दिल में मतलब। अच्छा, और आपकी तबीयत कैसी है? आपको जहाँ कहीं हमेशा से ऐसा ही आपकी नेचर रही है कि जहाँ कहीं कुछ गलत नज़र आए तो आप फ़ौरन उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं? शुरू से ही ऐसा है, शुरू से जैसे जहाँ कहीं गलत हो तो शुरू से ही हमें मतलब नेचर ऐसी है कि सही। मतलब जिसके साथ जुल्म हो रहा है उसके साथ खड़ा हो जाना, शुरू और से ही अच्छा, ऐसी है। इस तरह की नेचर के जो लोग होते हैं उनके सामने मुश्किलात भी बड़ी आती हैं। मुश्किलात सारा ज़िंदगी का हिस्सा है, फिर चलती रहती है ज़िंदगी मुश्किलात के साथ। बिल्कुल ऐसा ही है, मुश्किलात तो ज़िंदगी का हिस्सा हैं। अच्छा, जब आप उन्हें बचा रहे थे तो कोई लोग ऐसे थे जिन्होंने आपकी बात मानी और जिन्होंने कहा कि हाँ सही कह रहे हैं आप? जी, 4 से 5 लोग ऐसे थे जो कह रहे थे कि नहीं, मतलब हमें सुननी चाहिए, मलिक साहब की बात सुननी चाहिए, हमें उनका साथ देना चाहिए। 4 से 5 लोग थे जो उधर मेरे साथ मतलब लोगों के आगे हाथ भी जोड़ रहे थे कि यार आप पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ। ये 4 से 5 लोग। सही। अच्छा, अब जब ये केस कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास है तो आप क्या चाहते हैं, क्या फैसला हो इसका, किस तरह फैसला हो? मेरा तो यही मतलब ख्वाहिश है कि इस जो ये वाक़या हुआ है इसको कानून के मुताबिक स्ट्रिक्ट सज़ा लोगों को होनी चाहिए, ताकि कोई आइंदा कोई भी ऐसा शख्स मेरे मुल्क का कानून अपने हाथ में ना ले सके, क्योंकि मेरे मुल्क के अंदर कानून मौजूद हैं, अदालतें मौजूद हैं। तो ये बेहतर क्या गलत है, क्या सही है, वो फैसला करें। लोगों को अपनी अदालत नहीं लगानी चाहिए जिससे मेरे मुल्क का तशख्खुस पूरी दुनिया के सामने खराब हो, जिससे मेरी पूरी कम्युनिटी का तशख्खुस पूरी कम्युनिटी के सामने खराब हो। इस तरह की काम मतलब नहीं होने चाहिए और ये वाक़ये को एक मतलब सबक बनाना चाहिए। वैसे भी मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि जो वाक़या हुआ है ना, ये पाकिस्तान के लिए एक टर्निंग पॉइंट होगा, पाकिस्तान के लोगों के लिए। मतलब इनकी सोच बदल देगा कि हमने इंसानियत के साथ चलना है, जत्थों के साथ नहीं चलना। इंसानियत के साथ चलना है, जत्थों के साथ नहीं चलना। वाकई बड़ी अहम बात की आपने। अच्छा, जब इमरान खान साहब ने आपको फिर ये तमगा शुजाअत और तारीफ़ी इसनाद देने का फैसला किया, उस वक्त क्या आपके तासुरात थे, क्या जज्बात थे? बड़ी खुशी महसूस हुई, बड़ा मतलब प्राउड फील हुआ कि एक शख्स जो एक पॉजिटिव के साथ खड़ा है, पॉजिटिव चीज़ों के साथ खड़ा है, उसको रिकग्नाइज किया जा रहा है, उसको एक मॉडल रोल बना के पूरी दुनिया के सामने पेश किया जा रहा है, जिससे और भी लोगों को मोटिवेशन मिलेगी, जिससे मतलब एक बैलेंस सोसाइटी कायम होने का लोगों को मतलब काम करने का मौका मिलेगा, जिससे एक मतलब मुतवाज़न माशरा कायम हो सकेगा। बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा, खान साहब से आपकी जब मुलाकात हुई और जब हमने वो वीडियो भी देखी कि खान साहब ने आपको तमगा शुजाअत दिया और वो सर्टिफिकेट वगैरह दिया, तो उसमें उन्होंने आपको थपकी भी दी और उन्होंने आपसे कुछ बात भी की थी। क्या क्या कहा उन्होंने? खान साहब ने आपसे ऐसा क्या कहा? उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा कि असल आप जैसे लोग अगर इस मुल्क में अपना रोल प्ले करेंगे तो ये मुल्क तरक्की कर सकता है। उन्होंने मुझे मतलब थपकी भी दी और मतलब बहुत अप्रिशिएट किया। और सबसे बड़ी बात ये कि जब वो एंटर हुए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, तो जब मेरे पास से गुजरे तो उन्होंने उसी वक्त मुझे पहचान लिया कि तुम अदनान मलिक हो। मैंने कहा यस सर। मतलब ये मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात थी कि इस मुल्क का सबसे बड़ा मतलब जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने मुझे एक लम्हे में पहचान लिया। वो ये सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत प्राउडफुल मोमेंट थी, बहुत अच्छा फील हुआ था मुझे। बिल्कुल सही बात है। वाकई वो जो उन्होंने पहचाना और थपकी दी और जो उनकी बात है, वो वाकई बड़ी अहम बात है कि अगर आप जैसे लोग इस मुल्क में अपना किरदार अदा करते रहेंगे तो ही इस मुल्क के लिए बेहतर है। असल जो इमेज है वो आप जैसे लोगों की वजह से जाता है हमारे मुल्क का दुनिया भर में। अच्छा, अब आपको किसी किस्म का डर, कोई खौफ, कोई धमकियाँ, ये भी होता है ना कि कोई वाक़या हो जाता है, उसमें अगर कोई शख्स मुखालिफिन के सामने खड़ा हो जाता है, गलत लोगों के सामने खड़ा हो जाता है, तो उसे बाद में भी फिर धमकियाँ मिल रही होती हैं, लोग उसे डरा रहे होते हैं। तो इस तरह का कोई मामला तो नहीं है? नहीं, धमकी वगैरह तो अभी नहीं मिल रही, किसी किस्म की कोई धमकी नहीं है। मतलब लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं मुझे, जहाँ भी मतलब कोई कंपनी के अंदर या बाहर जो भी मिलता है वो यही कहता है कि सर आपने अच्छा किया, हम सब आपके साथ हैं। अभी धमकी वगैरह नहीं मिल रही। बिल्कुल, यही असल चीज़ है, यही है असल पाकिस्तान के लोग आपके साथ हैं मलिक साहब। लोग जो पाकिस्तानी अवाम है उनमें से एक बहुत बहुत बड़ा तबका आपके साथ है, आप ही की तरह सोचता है। वो सिर्फ चंद लोग होते हैं वो जो कि नेगेटिव सोच रहे होते हैं, उन्हें ना दीन का पता होता है ना इंसानियत का पता होता है, और वो बस कुछ लोगों
को फॉलो करते हुए एक्सट्रीमिज़म की तरफ चले जाते हैं। ना दीन से उनका कोई ताल्लुक़ है, ना इस्लाम से उनका कोई ताल्लुक़ है, ना पाकिस्तान से उनका ताल्लुक़ है। और अब जिस तरीके से वो कानून नाफिज करने वाले इदारों के हवाले कर दिए गए हैं, तो हमारी दुआ ये है कि उन्हें सज़ा भी मिले, ताकि हम ये बता सकें दुनिया को कि हाँ, कि इस तरह का कोई भी वाक़या हमारे मुल्क में अगर होता है तो हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और उनके जो मुजरिम हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएँगे। अच्छा, एक जाते जाते एक और चीज़ आपसे मैं पूछना चाहूँगा, आपके वालिदैन हयात हैं? मेरे वालिद साहब फौत हो गए हैं, वालिदा हयात। अच्छा, तो आपकी वालिदा साहिबा ज़ाहिर है जिन्होंने आपकी तरबियत की है, उनका क्या रिएक्शन था, उनके क्या जज्बात थे जब उन्हें इस वाक़े का पता चला? वालदा पहले तो, क्योंकि वो जब मुझे पुलिस कस्टडी में ले गए तो बहुत परेशान थे, तो फिर जब अगले दिन उन्होंने मुझे छोड़ा तो फिर वो बड़े खुश थे कि बेटा आपने अच्छा काम किया, आपको आपको मतलब हम सारी फैमिली अप्रिशिएट करते हैं कि आपने एक अच्छे काम के साथ खड़े रहे, हमारा सर भी आपने फख्र से बुलंद कर दिया कि आप एक अच्छे वालिदैन की औलाद हैं। तो फिर वो लम्हात ज़्यादा खुशी वाले होते हैं जब आपके पेरेंट्स भी आपको मतलब इस तरह के अल्फाज से नवाजते हैं। बिल्कुल मलिक अदनान साहब, आप पूरे पाकिस्तान का फ़ख्र हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और जो कुछ आपने किया, जैसा मैंने पहले कहा था, इसका असल अजर जो है वो तो अल्लाह ताला की तरफ से ही आपको मिलना है कि आपने दीन का सही नक्शा जो है वो सारी दुनिया के सामने पेश किया। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आपका। नाज़रीन, वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। क्या लेकिन सिंध के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सैयद उवैस कादिर शाह साहब से जब हमारी बात हुई तो उन्हें कुछ रिजर्वेशंस थी। वो रिजर्वेशंस क्या हैं उन पर भी बात करेंगे और फिर सिंध में जो लोकल गवर्नमेंट्स के हवाले से जो कानून साजी हो रही है और जो सिंध असेंबली में हुआ उस हवाले से भी हम बात करेंगे। हमारे साथ उवैस कादिर शाह साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो हम इसी ग्रीन लाइन के हवाले से बात कर लेते हैं। आपने ये कहा कि भाई ये तो मंसूबा नवाज शरीफ साहब को इसका क्रेडिट जाता है, इमरान खान साहब को क्रेडिट नहीं जाता, क्या ऐसा ही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें उवैस साहब, क्रेडिट तो उसी को जाएगा जिसने ये मंसूबा सिंध के लिए दिया। चलें, इसमें बीच में जो भी इन लोगों ने किया, जो मुआहदों की खिलाफ वर्जी की गई या जो इनकी मिस कमिटमेंट्स थी या इस वक्त जो इनकी इनकॉम्पिटेंसी है कि इसको प्रॉपर तरीके से अभी तक बहाल ना कर सके, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट ना कर सके। और मुझे तो अफसोस इस बात का हो रहा है कि इमरान खान साहब का उनकी अकल का ये दौरा, मतलब इसका पता इससे चलता है कि पहले असद उमर और अली जैदी ने उनको केसीआर का ड्रामा करवाया कराची लाके, और अब दोबारा असद उमर और इमरान इस्माइल ने यहाँ बुला के वजीर आजम पाकिस्तान को फिर ये ग्रीन लाइन का ड्रामा करा दिया। ना स्टेशन कंप्लीट, ना इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट, ना IT सिस्टम कंप्लीट, बसेस को अभी तक चेक नहीं किया गया। और अफसोस ये है सबसे बड़ा कि ट्रायल का इफ्तिताह कौन सा प्राइम मिनिस्टर करता है? आपने ट्रायल का आगे इफ्तिताह किया है आप, और खुद बड़े ढिठाई से कह रहे हैं कि आप ट्रायल का इफ्तिताह कर रहे हैं। ओ भाई, मैं तो आपको कहता रहा हूं कि ये कंप्लीट होने दें। ये एक पब्लिक सर्विस प्रोजेक्ट है, किसी भी गवर्नमेंट ने बनाया हो, किसी की भी हुकूमत हो, कोई भी पार्टी हो जिसने कराची के लिए दिया। चलें, अगर आपको मौका मिला है तो इसको बेहतर अंदाज में ऑन ग्राउंड ले आएं। अगर 3-4 महीने के बाद इसका कंप्लीट ट्रायल रन करने के बाद आप अगर इसको ऑन ग्राउंड आके इफ्तिताह करते तो अच्छा भी लगता। लेकिन जल्दबाजी जो है वो इशारा किसी और तरफ कर रही है कि बहुत जल्दी है इनको पराए प्रोजेक्ट्स पे अपनी तख्तियां लगाने की, पराए प्रोजेक्ट्स को अपना नाम देने की। शायद नजर आ गई हैं चीजें कि जल्दी कर लो, शायद कुछ महीने बाद रहें या ना रहें। मुझे तो अच्छा, मामला इस तरफ जा रहा है, आप खुद समझ सकते हैं। सही सही, ठीक है। अच्छा, अब ये जो इन्होंने इफ्तिताह किया, चलें ठीक है, जिस तरह भी किया, लेकिन जितना ये मामला चल रहा है, जितनी ये बस चल रही है और जितनी ठीक है वो तो कम से कम ठीक है ना? उससे तो कराची वाले खुश हैं या नहीं? वो भी नहीं है। देखें उवैस साहब, मैं तो ये देखें, मेरी ये पहले क्वेश्चन में मैंने यही आपको बताया कि अभी तक कुछ कंप्लीट नहीं है। खान साहब 2 दिन पहले आए और एक जॉय राइड लेके स्टंट करके एक चीप मीडिया गिमिक करके यहां पे असद उमर साहब ने उनको वापस करवा दिया, वो चले गए। ऑन द वेरी नेक्स्ट डे, दूसरे दिन आपके मुख्तलिफ टीवी चैनल्स ने ये सब चीजें लाइव दिखाई हैं कि ना कोई बस वहां पे, ना कोई स्टाफ, ना कोई ट्रायल रन, ना कुछ, ट्रैक बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है।
और वो चीजें तो ट्विटर पे भी आ गई, सोशल मीडिया पे आ गई हैं, टीवी पे चलने लगी हैं कि स्टेशंस का हाल क्या है। वो एक जो पैच बनाया गया था खान साहब को राजी करने के लिए, वो खान साहब को बस वो देते ना पुराना एक मुहावरा है, गुफ्तन शुदन बर्खास्तन आए, उन्होंने भी तकरीर की, दिखाया कि मैंने ये कर दिया। वो बड़ा अच्छा कॉस्मेटिक चीजें लगाई हुई थी, खान साहब खुश हो गए, चले गए। वो असद उमर साहब ने भी मुड़ के नहीं देखा कि पीछे ट्रैक का हाल क्या है। इमरान इस्माइल भी भूल गए कि कोई ग्रीन लाइन थी या नहीं। अच्छा, थी। ये असद उमर साहब का आपने जिक्र किया, स्टंट करना था, वो स्टंट उनका कामयाब स्टंट था। ये असद उमर साहब से आपका क्या वो चल रहा है? ट्विटर पे आपने वो कोई चेक वेक भी शेयर किया है कि वो इतने करोड़ रुपए हमने दिए और असद उमर साहब मुकर रहे हैं और वो गलत बयानी कर रहे हैं, वो क्या मामला है? देखें अवैस साहब, अब एक चीज तो मैं मानता हूं, इनकी कोई चीज पाकिस्तानी कौम को बताता चलूं, वो सब लोग मेरे ख्याल से मेरे पूरे पाकिस्तानी भाई बहन मानेंगे कि ये झूठ बोलने में ये नंबर 1 है। इतना ढटाई से झूठ बोलते हैं कि सच भी इनके सामने शर्मा जाए कि वो झूठ जो है ना वो सच लगने लगता है। असद उमर साहब ने 4 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो हमारा सिंध गवर्नमेंट का ऑरेंज लाइन है उसकी बसेस के जो पैसे सिंध गवर्नमेंट ने फेडरल गवर्नमेंट को देने थे और आईटी सिस्टम्स के देने थे, वजीर ट्रांसपोर्ट गलत कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने 1 रुपया नहीं दिया। उन्होंने 3 दफा ये टीवी शोज में भी कहा कि हमें कोई पैसे नहीं मिले। मैंने उनको यह दावा किया कि देखें, जब ऑरेंज लाइन और ग्रीन लाइन को साथ चलना है, मुआहिदा आप लोगों ने, फेडरल गवर्नमेंट ने हमारे साथ किया कि दोनों लाइंस को एक ही कंपनी ऑपरेट करेगी। बसेस के पैसे और कंप्यूटर सिस्टम्स के पैसे सिंध गवर्नमेंट ने अदा करने। तो जो हमने पैसे दे दिए हैं 58 करोड़ रुपीस पिछले 6 महीने पहले हम उनको दे चुके हैं। मैंने वो सिर्फ चेक दिखा दिया अपनी कौम को कि ये असद उमर जैसा बंदा, एक फेडरल मिनिस्टर आके इतना ढटाई से झूठ बोले। अब अगर वो कहता है कि आप मेरे सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, तो मैंने तो ये उनको दावा कर दिया है कि कराची के किसी भी राउंड अबाउट पे खड़े हो जाते हैं ताकि मेरी पूरी कौम देखे कि सच्चा कौन और झूठा कौन। मैं तो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आ गया कि ये आपका मुआहिदा है, जितने आपने पैसे मांगे हैं हमने उतने दिए, आपको और चाहिए हम और देने को तैयार हैं, ले लें हमसे पैसे आके। अच्छा, एक एतराज जो कराची के बहुत सारे लोगों की तरफ से किया जा रहा है वो ये है कि आप लोगों ने भी बड़े वादे किए थे, रेड लाइन का वादा, वो बायोगैस वाली बसेस का वादा। जनवरी में आपने एक वादा किया था लोगों से कि बस वो 200 बसें आ रही हैं और पता नहीं सब कुछ जो है वो बेहतर हो जाएगा। उसका क्या हुआ? वो वादे वफा क्यों नहीं हो रहे? और सिंध गवर्नमेंट का अपना कोई विजन, अकेले कोई अपना प्लान है कराची के ट्रांसपोर्ट के लिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया, बहुत अच्छा क्वेश्चन। 2 महीने पहले हमारा एक यहाँ पे एग्रीमेंट साइन हुआ है जो किसी लोकल कंपनी के साथ नहीं है, जिसमें एक कंसोर्शियम है जिसमें चाइनीज, टर्किश ऑपरेटर्स हैं और टर्किश आईटी प्रोवाइडर्स हैं, जिनके साथ हमारा 250 बसेस का एग्रीमेंट साइन हुआ है। फरवरी के फर्स्ट वीक में हमें अपनी बसेस की पहली ट्रेंच इंशाल्लाह कराची में मिल जाएगी। 50 बसेस हमारी यहाँ पे आ जाएंगी, उसके बाद 100, फिर 100। मार्च से पहले हमारा टारगेट है कि ये 250 बसेस का जो फेज 1 का प्रोजेक्ट है, फेज 1, मैं ये रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि ये फेजेस वाइज चलेगा क्योंकि कराची के लिए हमें बहुत बसेस की जरूरत है। ये तो जनवरी में ऐलान नहीं हुआ था, जनवरी में नहीं आना था इसमें, बिल्कुल जनवरी में ही था। जनवरी फरवरी के फर्स्ट वीक में इसलिए कह रहा हूं कि आजकल दुनिया में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया हुआ है वो आया हुआ है लॉजिस्टिक्स का। नहीं, मैं कह रहा हूं कि ये आपने बहुत बड़ा जनवरी किया हुआ है। 2021 में ऐलान किया था कि बस अभी आने ही वाली है ये 250 बसेस। नहीं, वो मैंने जनवरी में ये कहा था कि हम इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। अच्छा। आप अगर वो मेरी पिंग देख लें, हम इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। जैसे हमें फंड्स रिलीज होंगे, देखिए यही मैं समझाना चाह रहा हूं कि जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स इतने मेगा प्रोजेक्ट्स करने जाती हैं तो बहुत बड़ा इशू आता है फंड्स का। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब का कि इन हालात में भी जब फेडरल गवर्नमेंट किसी भी इशू पे हमारा साथ नहीं दे रहा, हमें फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं बहुत प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, तो उन्होंने 8.5 अरब रुपए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को दे दिए हैं, जिससे हम ये प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं। हमारा फेज शुरू हो चुका है। और जो आपने रेड लाइन की बात की, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने रेड लाइन का किया। रेड लाइन, देखें रेड लाइन का इशू यह है कि जब आपके डोनर इदारे, बाहर के जो बड़े डोन आपको देते हैं, जब आपको लोन देते हैं, तो वो आपके मुल्क की सारी चीजों को इवेल्युएट करते हैं कि इस मुल्क में काम कैसा चल रहा है।
जब आपने पेशावर बीआरटी बनाया एडीबी के लोन से, और पेशावर बीआरटी पे पूरे पाकिस्तान के सवालात हैं, कोर्ट में केसेस चले गए, एफआईए में बात हो रही है। अब जब आप एक इदारे से लोन लेके पेशावर में काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसका सिमिलर बिल्कुल सिस्टर प्रोजेक्ट हम उससे भी जो एडवांस टेक्नोलॉजी का है, कराची का रेड लाइन जिसकी आपने जिक्र किया, वो जब हम कराची में बनाने जा रहे हैं तो वही इदारा फंड कर रहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो जाहिर सी बात है जब उनके पैसों से आपने पेशावर बीआरटी बनाया और उस पर इतनी उंगलियां उठी हैं, सवालात उठे हैं, तो वो इदारा जो है ना जरा कॉशियस हो जाता है, स्क्रूटनी वो ज्यादा करेगा कि सारे चेक्स कंप्लीट करता है। बिल्कुल वो पहले चीजें जी, अब वो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह लोन हमारा अप्रूव हो गया, हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स ऑन बोर्ड आ चुके हैं और इंशाल्लाह इसी ये दिसंबर जिसमें हम बैठे हुए हैं हम इसके कंस्ट्रक्शन का आगाज कर देंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सर आपका। ओवैस कादिर शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमें कुछ सिंध गवर्नमेंट के हवाले से कुछ और मामलात पर भी बात करनी थी, लेकिन वक्त की किल्लत है तो हम इसको जो है वो आगे के लिए रखते हैं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आपका। नाज़रीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। सुबह से आगे में एक मरतबा फिर खुशामदीद। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल T20 सीरीज़ का आगाज़ आज से हो रहा है। पहला मैच आज शाम 6 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। दोनों टीमें 2 रोज़ से भरपूर प्रैक्टिस में मगन हैं। फिर दूसरी जानिब पाकिस्तान सुपर लीग यानी कि PSL सीज़न 7 के लिए टीमों की तश्कील मुकम्मल हो गई है। तमाम फ्रेंचाइजीज़ ने ड्राफ्ट से खिलाड़ियों का इंतखाब कर लिया है। किस टीम ने कौन से खिलाड़ी मुंतखब किए हैं और ये इंतखाब उनके लिए कितना दुरुस्त है, इस हवाले से भी बात करनी है। और इस वक्त जो सबसे बड़ी जो खबर आई है वो है PCB के CEO की तकरीरी। वसीम खान साहब, जैसा कि हम सब जानते हैं कि वसीम खान साहब पहले PCB के CEO थे और फिर उसके बाद जब रमीज़ राजा साहब ने चेयरमैन की हैसियत से अपना ये ओहदा संभाला तो वसीम खान साहब चले गए थे और उसके बाद अब फैसल हसनैन साहब को PCB का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तैनात कर दिया गया है। फैसल हसनैन खान साहब ICC के लिए भी काम कर चुके हैं। उनका इसके अलावा क्या रोल रहा है माजी में और उन्हें किस वजह से CEO तैनात किया गया है, उनके क्या इरादे होंगे और उनके क्रेडेंशियल्स क्या हैं, इन तमाम मामलात पर हम बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, पाकिस्तान के मोस्ट सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और जिन्हें हम क्रिकेट इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम इकबाल साहब। वालेकुम अस्सलाम ओवैस सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। हम अगर फैसल हसनैन साहब की ही बात से शुरू करें तो इनके बारे में थोड़ा सा बताइए कि ये जो इनका मामला है ये कहाँ से आया है और इनकी तैनाती को आप कैसे देख रहे हैं, क्रेडिबिलिटी इनकी और इनके क्रेडेंशियल्स। देखिए ओवैस, एक और गैर मुल्की पाकिस्तान आ रहे हैं लेकिन इनके क्रेडेंशियल्स बड़े ज़बरदस्त है क्योंकि ये ICC जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है उसके चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर रह चुके हैं। इसके अलावा ये जिम्बाब्वे क्रिकेट के मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और अभी ये UAE में मुकीम थे। और मैं समझता हूँ कि तजुर्बाकार आदमी है और इनके आने से फ़र्क तो पड़ना चाहिए क्योंकि इनका काम ज़बरदस्त है। जिस तरह वसीम खान तो लेस्टरशायर से उठकर आ गए थे लेकिन फैसल हसनैन को खासा तजुर्बा है काम करने का। तो अब देखते हैं कि इनके आने से क्या ये इनकी आमद जो है वो ताज़ा हवा का झोंका साबित होती है या फिर वही हाल होता है जो वसीम खान के दौर में पाकिस्तान क्रिकेट का हुआ था। बिल्कुल सही, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके बारे में हमें वो कहते हैं ना कि वो दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो हम तो ऐसे ऐसे मामलात से गुजर चुके हैं कि डर ही लग रहा होता है। जी बिल्कुल, क्योंकि पहले एहसान मानी साहब भी चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, आपको याद होगा वो PCB के चेयरमैन बने लेकिन वो तवक्कुआत पर पूरा उतरने में नाकाम रहे। अब एक और चार्टर्ड अकाउंटेंट आ रहे हैं लेकिन अभी उनके आने से पहले कुछ तबसरा करना मुनासिब नहीं होगा। काम तो वो जानते हैं क्योंकि जिम्बाब्वे क्रिकेट चला चुके हैं, ICC में काम कर चुके हैं, कॉम्पिटेंट आदमी है। लेट्स होप कि वो अपने आप को पाकिस्तान में किस तरीके से यहाँ के कल्चर से हम आशना करते हैं, यहाँ की वर्किंग से अपने आप को किस तरीके से एडजस्ट करते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, अब जरा हम बात करते हैं PSL 7 की। ये जो ड्राफ्टिंग हुई, पहले तो ये बताइए कि वो जो PSL के फ्रेंचाइज के सारे जो मामलात चल रहे थे PCB से और जो फाइनेंशियल मामलात पर वो लोग सेटल नहीं हो पा रहे थे, उसकी क्या खबर है? वो मामलात सेटल हो गए क्या? देखिए, चूंकि PSL OS पाकिस्तान का ब्रांड बन चुका है तो बातचीत तो हुई, रमीज राजा के रवैये से
कुछ फ्रेंचाइजेस के ओनर्स जो थे वो खासे दिल बर्दाश्ता थे, लेकिन चूंकि ये ब्रांड बन चुका है, 2016 से शुरू हुआ है, नजम सेठी साहब के सर जाता है इस पौधे को लगाने का सेहरा, तो फिर उसके बाद आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बाद मामलात पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और जो फ्रेंचाइज ओनर्स थे उनके दरमियान बातचीत हुई और उसके बाद मामला तय हो गए। लेकिन एक चीज पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कोई इतनी ज्यादा हौसला अफजा नहीं हुआ है। अगर आप देखें तो जो प्लेयर्स आ रहे हैं गैर मुल्की क्रिकेटर्स, उनमें कोई प्रोमिनेंट नहीं है, ऐसे नहीं है जो करंट क्रिकेटर्स हो या जो बड़ा नाम रखते हो, वो रिटायर्ड क्रिकेटर्स हैं या बहुत से ऐसे क्रिकेटर्स हैं दोज हु आर ऑन द वर्ज ऑफ देयर रिटायरमेंट या अपनी टीमों में सेलेक्ट नहीं होते। लेकिन चूंकि उसकी वजह ये भी हो सकती है कि 27 जनवरी से 27 फरवरी के दरमियान दुनिया में और भी क्रिकेट के असाइनमेंट्स हैं और भी क्रिकेट की सीरीज हो रही हैं, फिर सबसे बढ़कर एमिरेट्स क्रिकेट लीग हो रही है जो यूएई में होगी, तो आया वो भी क्लैश कर रही है, तो प्लेयर्स को वहां पर शायद ज्यादा अट्रैक्शन नजर आए। रमीज राजा कह चुके हैं फ्रेंचाइजीज को पैसे बढ़ाए, फ्रेंचाइजीज कहती हैं कि हमारे साथ हमारा शेयर जो है वो बढ़ाया जाए, तो बहुत सारे मामला हैं। मैं समझता हूँ कि देखिए क्रिस गेल को किसी ने नहीं लिया, बेन डंक को जो जबरदस्त, हाँ वो बेन डंक को किसी ने नहीं लिया, तबरेज शमसी, कैमरून डेलपोर्ट, बेशुमार नाम ऐसे कि जो इस मर्तबा जिनका नाम था ड्राफ्टिंग में, लेकिन उनको किसी भी फ्रेंचाइज ने नहीं लिया। अच्छा, अब एक और नाम कामरान अकमल साहब का, वो बतौर एहतजाज दस्तबरदार हो गए, जिन्हें लिया जा रहा है वो खेल नहीं रहे, ये क्या मामला है भाई? सिल्वर कैटेगरी में भी आ तो गए ना। देखिए कामरान अकमल की खिदमात तो है ओवैस पेशावर ज़ल्मी के लिए, जब से 2016 से ये शुरू हुई पाकिस्तान सुपर लीग, कामरान अकमल उससे लेकर अब तक पेशावर ज़ल्मी से ही वाबस्ता रहे, और फिर 2017 में जब पेशावर ज़ल्मी की टीम ने ये चैंपियनशिप जीती, फाइनल में उन्होंने कोयटा को लाहौर में हराया, तो कामरान अकमल भी उस टीम का हिस्सा थे। ऑन एंड ऑफ बड़ी अच्छी इनकी परफॉर्मेंस रही है, सीनियर प्लेयर है, लेकिन उनको कैटेगरी से डिमोट किया गया जिसकी वजह से वो दिल बर्दाश्ता हुए और उन्होंने विड्रॉ होने का ऐलान किया। लेकिन मोहम्मद आमिर को देखें, उनको भी कराची किंग्स ने एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में डिमोट किया। पहले उन्होंने खबरें चलाई, धमकी दी कि किसी और फ्रेंचाइज को जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि कहीं से कोई सब्ज झंडी नजर नहीं आ रही, तो फिर उन्होंने वही पुरानी तनख्वाह पर काम करने का फैसला किया और वो कराची किंग्स की नुमाइंदगी करते हुए नजर आएंगे। और फिर जाहिर है अगर आप परफॉर्म करते हैं तो फिर कैटेगरी आने वाले दिनों में चेंज हो सकती है। बहुत मुश्किल लगता है ओवैस, क्योंकि लिमिटेशंस है ना, जैसे अगर प्लैटिनियम कैटेगरी का एक खिलाड़ी है उसको $1,30,000 से लेकर $1,70,000 तक के दरमियान मिलते हैं पैसे। तो प्लैटिनियम कैटेगरी में हर खिलाड़ी की ख्वाहिश होती है कि वो जाए, फिर उसके बाद डायमंड कैटेगरी आती है और दीगर कैटेगरीज है, डायमंड में भी तकरीबन 80-85 से लेकर आगे तक जाता है। तो मैं समझता हूँ खिलाड़ियों ने अपने फाइनेंशियल उसको भी देखा। और वैसे अब आप देखें कि हर जगह लीग हो रही है जी, आप दुनिया भर में देख ले, बिग बैश अभी हो रही है, उसके अलावा एमिरेट्स क्रिकेट लीग होगी, बांग्लादेश प्रीमियर लीग हो रही है, इंग्लैंड में वो 100 बॉल्स का टूर्नामेंट हो रहा है, मतलब दुनिया भर में क्रिकेट लीग हो रही है, कैरेबियन प्रीमियर लीग हो रही है, सिवाय साउथ अफ्रीका के जहाँ की लीग रुक गई, तो दुनिया भर में लीग्स हो रही हैं। तो खिलाड़ी चाहते हैं कि चूंकि उनका क्रिकेट कैरियर ज्यादा अरसे का नहीं है, तो वो चाहते हैं कि कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा अपनी इनकम को बढ़ाएं, पैसे कमाएं, इसीलिए खिलाड़ी इस तरफ राग़िब हो गए। और ऐसे में हमारे लिए ये भी बड़ा एक मुश्किल मरहला होगा कि इतनी सारी लीग के दरमियान हम अपनी लीग के लिए विंडो कैसे सिलेक्ट करें जहां पर क्लैश ना हो, क्योंकि जो आपने एमिरेट्स वाली बात की, बड़ा ओवैस आपने वैलिड पॉइंट रेज किया। हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है कि किस तरीके से हम एडजस्ट करें। अब आप देखें ना, उमूमन पीएसएल जो है वो फरवरी के महीने में होती है लेकिन इस मरतबा जनवरी में उसे शुरू कर रहे हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम मार्च में पाकिस्तान आ रही, मार्च अप्रैल में वो पाकिस्तान में 3 टेस्ट, 3 वनडे और 1 T20 खेलेगी। तो हमारे लिए मुश्किल तो होता है, लेकिन हमें करानी है, ये हमारा ब्रांड बन चुका है। और इस साल भी आप देखेंगे किस तरीके से कोविड के टेस्ट पॉजिटिव आए, रुक गई लीग, फिर अबू धाबी शिफ्ट हो गई, तो एक चैलेंजिंग टास्क तो है ऑर्गेनाइजर्स के लिए। अब देखते हैं कि ये 7वीं जो है ये लीग किस तरह से कितनी कामयाब होती है। अच्छा, अब इस लीग के अंदर अगर मैं इस लीग के हवाले से आखिरी सवाल करूं, फिर हम पाकिस्तान वेस्ट इंडीज पर आते हैं, आपको कौन से सरप्राइजिंग पिक्स लगे और कौन से आपको लगा कि सही रिटेन किया गया? फखर जमान के हवाले से बहुत बात चल रही थी, लेकिन लाहौर ने उनको रिटेन किया। फिर उसके बाद मतलब इस तरह से आपको कौन कौन से ऐसे सरप्राइजिंग मोमेंट्स लगे इस ड्राफ्टिंग में? देखिए कुछ लोग चले गए, अगर आप देखें जैसे अनवर अली थे वो चले गए मुल्तान सुल्तान में, रुमान रईस की वाबस्तगी थी इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ, वो भी मुल्तान सुल्तान में चले गए। इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो विकेट कीपर थे रोहेल नजीर,
वो कराची किंग्स में आ गए, आजम आ गए इस्लामाबाद में, विकेट कीपर आजम खान इस्लामाबाद चले गए। तो चेंजेस तो हुई हैं, लेकिन कुछ यंगस्टर्स भी आए हैं। सैयद फरीदून को उन्होंने रखा है, लाहौर कलंदर्स ने, बड़े टैलेंटेड खिलाड़ी हैं। और भी कई, अब्दुल्ला शफीक को रख लिया लाहौर कलंदर्स ने, उनको पाकिस्तानी टीम अपने साथ ट्रैवल कराती थी। T20 2 खिलाए न्यूजीलैंड में, दोनों में वो 0 पर आउट हुए, लेकिन उनकी बांग्लादेश में चिटागोंग टेस्ट में परफॉर्मेंस अच्छी रही। तो कई खिलाड़ी आगे पीछे तो हुए, लेकिन हैरत अंगेज जो इखराज है वो आप देखें, अहमद शहजाद का नाम नहीं हुआ है किसी भी टीम में। फिर सुहेल खान, जिनको एक्सपर्ट T20 का समझा जाता है, स्लोअर डिलीवरीज करते हैं, उनका नाम नहीं है किसी भी टीम में। खुर्रम मंजूर अच्छा परफॉर्म करते थे, उनको किसी ने नहीं लिया। जुनैद खान का लगता है क्रिकेट कैरियर अपने इख्तिताम को पहुंचा। तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स थे जो रह गए और बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स थे जो इन हो गए। एक लड़का आया था उमर खान, लेफ्ट आर्म स्पिनर, वो पता नहीं कहाँ चला गया, वो बड़ा अच्छा बॉलर था। मेरे ख्याल में एक और टीम की गुंजाइश बन रही है यहाँ पर। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। पहले जब PSL शुरू हुई तो 5 टीमें थी, फिर 6 हो गई, मुल्तान सुल्तान आ गई। अब लगता यही है कि टीमों की जरूरत है ताकि खिलाड़ी ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट कर सके। और अगले बरस रमीज राजा चूंकि क्रिकेटर है तो वो यकीनन सोचेंगे, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या इकदाम करता है ये देखना होंगे कि जो अगली लीग होगी 8वीं पाकिस्तान सुपर लीग, उसमें क्या करते हैं। अब आते हैं जरा पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज पर। वेस्ट इंडीज आ रही है वर्ल्ड कप खेलकर, और जिस तरह खेला उन्होंने, मतलब वर्ल्ड चैंपियन होने के बावजूद जो उनकी कारकर्दगी थी वो 0 ही थी। पाकिस्तान ऑन दी अदर हैंड, वो ज़बरदस्त तरीन उनकी कारकर्दगी रही। हमें एक टीम नज़र आई, एक यूनिट नज़र आया। तो इस हिसाब से आपको क्या लगता है, ये सीरीज़ क्या एक कोई वन साइडेड सीरीज़ साबित होगी? और क्योंकि पहले भी जो कराची में मैचेस खेले गए हैं पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़, 4 मैचेस वो पाकिस्तान जीता है। देखें, वैसे एक तो 3 खिलाड़ियों के उनके कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ गए पाकिस्तान आने के बाद। शाय हो, शेल्डन कॉटरेल, कायल मायर्स, उससे उनको थोड़ा सा धचका लगा। फिर उनके 2 प्लेयर्स तो रिटायर हो गए, वो कुछ कर भी नहीं रहे थे, क्रिस गेल और डिवान ब्रावो। फिर आंद्रे रसल जो है वो बिग बैश खेलने चले गए। फिर शैमरून हेटमायर ने जो है वो माजरत कर ली। फिर उसके अलावा लैंडर सिमंस, इवन लुइस, उनके कई अच्छे प्लेयर्स हैं जो नहीं आए। लेकिन उसके बावजूद मैं ये समझता हूँ अगर बांग्लादेश के मुकाबले में आप वेस्ट इंडीज की टीम को देखें तो वेस्ट इंडीज की टीम पाकिस्तान के लिए तरने वाला साबित नहीं होगी, क्योंकि काफी पोटेंशियल है। निकोलस पूरन जो उनकी कप्तानी कर रहे हैं, अगर उनको देखें तो उनकी टीम खासी बेहतर नजर आती है। और T20 क्रिकेट में वैसा आप कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अगर देखा जाए मैं समझता हूँ वेस्ट इंडीज की टीम जो है वो बांग्लादेश के मुकाबले में पाकिस्तान को टफ टाइम देगी। हमें उन्हें आसान नहीं लेना चाहिए। कल बाबर आजम ने भी वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा कि इनको आसान नहीं लेना चाहिए। अब देखते हैं कि आज जो पहला मैच शाम 6 बजे शुरू हो रहा है उसमें वेस्ट इंडीज की टीम किस तरह की कारकर्दगी पेश करती है। सर, ये निकोलस जो है ये तो विकेट कीपर कैप्टन है, और हमारा भी एक विकेट कीपर कैप्टन हुआ करता था, वो था में ही है अब। वो अभी कोयटा ग्लैडिएटर्स का विकेट कीपर कैप्टन है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट है, इसमें वो कहते हैं ना कि बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, कितने उतार चढ़ाव आते हैं कि 18 जून 2017 को जो आदमी हीरो था अब वो 4 साल के बाद बिल्कुल ही कहीं नजर नहीं आ रहा कि जिसने पाकिस्तान को जितवाया। 11 सीरीज हम T20 की सरफराज की कप्तानी में जीते। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट है, इसमें पल में हीरो और पल में जीरो वाली बात होती है। मुझे लगता यही है कि अब सरफराज अहमद को चूंकि इन्होंने घुमा फिरा के वापस ले आए, एक मैच खिलाकर, उनका क्रिकेट कैरियर अब लगता यही कि इंटरनेशनल कैरियर की मैं बात कर रहा हूँ वो अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सर, आपने जो है वो हमें वक्त दिया, और सरफराज की बात पर जो इख्तिताम आपने किया वाकई, लेकिन सरफराज के लिए जो हमारी रिस्पेक्ट है और जो मोहब्बत है और जो पाकिस्तान के लिए उन्होंने किया है वो हमेशा हमारी नज़रों के सामने है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। नाज़रीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। सबसे आगे में एक मरतबा फिर खुशामदीद। अब ज़रा बात करते हैं कुछ हुस्न की, कुछ खूबसूरती की, और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर आयशा हुमैरा। एवेन्यू 5D ये एक नया इदारा है जिसने पाकिस्तान में काम शुरू किया है। बड़ी ज़बरदस्त सर्विसेज ये ऑफ़र कर रहे हैं, और इंसान जिस तरीके से अपने आप को मॉडिफाई कर सकता है, जो टेक्नोलॉजीज इस वक्त आ चुकी हैं दुनिया में, उन सब पर इनकी एक्सपर्टीज़ हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कैसे हम
प्रोफेशनल इदारों से वो सर्विसेज ले सकते हैं, जिनसे हमारी जो आउटलुक है वो तब्दील भी हो और उसका कोई नुकसान भी ना हो। डॉक्टर आयशा हुमैरा, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं आपके इदारे की, एवेन्यू 5D। ये एवेन्यू 5D जो है ये कौन कौन सी मेन सर्विसेज ऑफर कर रहा है लोगों के लिए? एवेन्यू 5D एक्चुअली एक डर्मेटोलॉजी एंड कॉस्मेटिक क्लिनिक है और यहाँ पर हम डॉक्टर्स को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। आज हम कुछ मखसूस ट्रीटमेंट्स के ऊपर बात करेंगे, जिसके अंदर वो ट्रीटमेंट जिसमें नॉन सर्जिकली आपके खोए हुए बाल वापस आ सकते हैं और वन टाइम ट्रीटमेंट होता है जिसके अंदर कोई डाउन टाइम नहीं होता। इसके अलावा हम कुछ ओबेसिटी के ऊपर बात करेंगे। आजकल लोगों को बहुत सारी कंप्लेंट्स होती हैं कि मोटापा बहुत ज़्यादा आ गया है। जगह कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ होते हैं, आपका एब्डोमेन का एरिया है, आपके लव हैंडल्स हैं, या कुछ लोगों के आर्म्स बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, फेस ब्रॉड हो जाता है, तो उसको नॉन सर्जिकली कैसे आप रिड्यूस कर सकते हैं। एंड मेरे पास बहुत सारे लोग नोज़ रीशेपिंग के लिए आते हैं, जो कि नॉन सर्जिकली किस तरह से आप अपनी नोज़ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो आज हम इन तीनों चीज़ों पर बात करेंगे। सही, तो पहले हम बात कर लेते हैं रीजेनरा। बालों के हवाले से बहुत सारे लोग चाहते हैं कि जी उनके बाल जो हैं वो ज़रा अच्छे हो जाएं, घने हो जाएं या दोबारा वापस आ जाएं। तो ये टेक्नोलॉजी क्या है, रीजेनरा टेक्नोलॉजी, इसके बारे में प्लीज़ बताइए। बेसिकली इट इज़ अ माइक्रोग्राफ टेक्नोलॉजी और जिसको हम कॉमनली रीजेनरा का नाम देते हैं। ये यूएस में, यूके में, अमेरिका, सिंगापुर, हर जगह बहुत कॉमनली इस्तेमाल हो रहा है। पाकिस्तान में हमने इसको इंट्रोड्यूस भी करवाया है और बहुत अच्छा इसके अंदर हमें रिजल्ट्स भी मिले हैं। कान के पीछे से आपके यहाँ पे एक डोनर एरिया होता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉलिकल्स होते हैं और यहाँ से हम ये माइक्रोग्राफ्स लेते हैं। इसकी ख़ास कोन होती है, एक मशीन होती है जिसके अंदर हम इसको थोड़ी देर के लिए ये काम करती है और उसमें से एक लिक्विड फॉर्म में आपका एक पूरा फ्लूइड आ जाता है जिसके अंदर आपके स्टेम सेल्स या प्रोजेनाइटल सेल्स होते हैं। स्टेम सेल्स या प्रोजेनाइटल सेल्स के अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो आपके नेचुरली अपने ही बालों को, फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करके आपके अपने ही बालों की ग्रोथ करवा देते हैं। बिकॉज बहुत सारे लोग ये कंसर्न होते हैं कि ये बाल हमारे अपने होंगे, ऐसा तो नहीं होगा कि हम ये ट्रीटमेंट करवाएं और उसके बाद ये चले जाएं। तो इसमें ये श्योरिटी होती है कि आपको वन टाइम ट्रीटमेंट है, लाइफ में एक ही बार करवाना है। इन फ्यू ऑफ द केसेस जिसके अंदर एलोपेशिया है या एजिंग की वजह से आपको थिनिंग हो जाती है, तो उसके अंदर ये ट्रीटमेंट आपको 3 to 5 ईयर्स के बाद रिपीट करवाने की ज़रूरत पड़ सकती है। बट दिस इज़ रियली आइडियल ट्रीटमेंट फॉर मेल एंड फीमेल्स बोथ। आपने अक्सर ये दोनों के लिए देखा होगा कि उनको बहुत ज़्यादा थिनिंग हो जाती है। जी जी बिल्कुल, दोनों के लिए। लेकिन इन फ्यू ऑफ द केसेस दिस इज़ ऑल्टरनेटिव टू हेयर ट्रांसप्लांट एज वेल। आपने अक्सर लोगों को देखा होगा कि उनको बहुत ज़्यादा थिनिंग हो जाती है और वो ट्रांसप्लांट नहीं करवा सकते हैं। ऑब्वियसली दिस इज़ कॉमन इशू इन फीमेल्स। और फीमेल्स के लिए बड़ा साइकोलॉजिकल ये ट्रॉमा भी होता है कि वो एक 9 मंथ्स का ड्यूरेशन जिसके अंदर कंप्लीट अपने स्कैल्प को शेव करना पड़ता है ट्रांसप्लांट के लिए। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको कोई शेव नहीं करना पड़ता। आपका टोटल 30 से 40 मिनट्स का प्रोसीजर है जिसके अंदर आप आके इजीली प्रोसीजर ये ले सकते हैं। इसका कोई डाउन टाइम नहीं है, इसमें किसी किस्म का कोई पेन नहीं है एंड विद इन 3 to 4 वीक्स आपको एक विजिबल डिफरेंस आपके बालों के अंदर फील होना स्टार्ट हो जाता है। क्या बात कर रहे हैं, मतलब डाउन टाइम नहीं है, ये तो बड़ी हैरत की बात है कि मतलब आपने फॉर एग्जांपल कोई शख्स आता है आपके पास, आपने आज उसका प्रोसीजर किया है और वो कल से अपने काम पर जाने के लिए बिल्कुल नॉर्मली रेडी होगा। क्योंकि नॉर्मली हम देखते हैं जो ट्रांसप्लांट होता है उसके अंदर तो वो कुछ लगा हुआ होता है ऊपर, फिर वो कुछ दिन जो है वो कैप पहने हुए होते हैं, कभी उसका कोई साइड इफेक्ट भी हो जाता है और फिर भी वो फेक नजर आ रहे होते हैं, लग रहा होता है कि ये ट्रांसप्लांटेशन हुई हुई है इसके ऊपर। देखिए, इसको कल से नहीं, आप नॉर्मली अपने लंच ब्रेक्स में आके प्रोसीजर करवा सकते हैं। इमीडिएटली आफ्टर प्रोसीजर यू कैन गो बैक टू योर वर्क। वाह, ज़बरदस्त। तो ये तो बहुत लोगों के लिए बड़ा आइडियल प्रोसीजर हो गया। और इसके कोई प्रिकॉशंस, कोई साइड इफेक्ट्स? वेरी वेरी आइडियल प्रोसीजर। साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे जिसके कोई नहीं है। आपका अपना बॉडी का सेल्स है, आपके अपने स्टेम सेल्स हैं, प्रोजेनाइटर सेल्स हैं। कोई आर्टिफिशियल चीज़ यूज़ नहीं हो रही, किसी किस्म की कोई मेडिसिन यूज़ नहीं हो रही। बस आपको जहाँ से भी ऑब्वियसली जब हम कोई प्रोसीजर लेते हैं तो उसके सेप्टिक मेजर्स, प्रॉपर प्रोटोकॉल्स हमें फॉलो करने होते हैं। और एक दो कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे कोई डायबिटिक पेशेंट्स हैं या उनकी कोई ऐसी हिस्ट्री है जिसके अंदर कोई एस्प्रिन या आप ब्लड थिनर्स ले रहे होते हैं, तो उसके कुछ प्रिकॉशंस होते हैं। हम 1-2 दिन के लिए इस तरह के मेडिकेशंस को अवॉइड करवा देते हैं पेशेंट्स को। वैसे और इसमें कितने अरसे में बाल दोबारा ग्रो हो जाते हैं? बल्कि इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स बहुत सारे हैं।
विद इन 3 to 4 वीक्स आपको डिफरेंस फील होना शुरू हो जाता है। आपको ऐसा लगता है कि आपके बाल अब थिक हो रहे हैं, वॉल्यूम अच्छा हो रहा है और पहले से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ गई है। अक्सर लोगों को आपने देखा होगा उनका फ्रंट का ये एरिया बहुत जल्दी कम होता है, या क्रॉन एरिया जो आपके मेल्स के अंदर यूजुअली बहुत जल्दी कम होना शुरू हो जाता है। तो 3 to 4 वीक्स के अंदर आप फील करते हैं कि अब आपका फ्रंट भी हैवी हो रहा है, आपके ओवरऑल बालों की ग्रोथ हो रही है एंड विद इन 3 मंथ्स आपको इसके मैक्सिमम रिजल्ट्स भी मिल जाते हैं। सही। अब आते हैं ज़रा फैट फ्रीजिंग वाले प्रोसेस पर। भाई बाल हो गए, अब ज़रा चर्बी ख़त्म करें और फिट हो जाएं, तो ये फैट फ्रीजिंग का प्रोसेस जो है वो ये क्यों आजकल इतना ज़्यादा इन है और क्या ख़ास बात है इसकी? अच्छा, हमारे पास एक्चुअली कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट्स होते हैं। स्पेसिफिकली अगर हम फैट फ्रीजिंग की बात करें तो अगैन ये एक बहुत अच्छी हाई क्लास मशीनरी होती है जिसके अंदर आपके वो पर्टिकुलर एरियाज़ जैसे कि आपके फ्रंट का एरिया है, आपका आर्म्स हैं, आपके लव हैंडल्स हैं, तो इसके अंदर नॉन सर्जिकली आपके फ़ैट सेल्स को ख़ास टेम्परेचर के ऊपर फ्रीज़ कर दिया जाता है और उसके बाद ग्रेजुअली एंड स्लोली वो आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। आपको जो मैक्सिमम रिजल्ट्स इसके भी मिलते हैं वो विद इन 6 to 8 वीक्स के बाद पहले सेशन के रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं। एंड अगर आपका फ़ैट कम है तो ऑब्वियसली आपके लिए एक सेशन भी इनफ होता है। अगर थोड़ा सा ज़्यादा आपका फैट है तो वी नीड टू ऑब्वियसली ऐड फ्यू सेशंस ऑफ फैट फ्रीजिंग, बट दिस इज़ अगैन नॉन सर्जिकल। इसमें भी किसी किस्म का कोई डाउन टाइम नहीं है, किसी किस्म का कोई पेन नहीं है और आप बहुत ईजिली अपने लंच ब्रेक्स में आके भी ये प्रोसीजर करवा सकते हैं। इसके साथ हमारे पास कुछ दूसरे ट्रीटमेंट ऑप्शन लंच ब्रेक में अगर आएगा कोई आप लोगों के पास तो फिर वो लंच कैसे करेगा? सवाल ये भी है मेरे जहन में, क्योंकि आपने 2 दफ़ा लंच ब्रेक मेंशन कर दिया, वो लंच फिर कहाँ करेगा? करवा देते हैं। चलें, ये ठीक है, ये आपने सही बताया कि वो लंच भी कर लेगा आपके पास। हम एवेन्यू 5D के ऊपर आपको लंच भी करवा देते हैं। गुड। चलें, ये लोग जितने भी सुन रहे हैं जो जाना चाह रहे हैं वो लंच ब्रेक में जाएंगे तो लंच भी करवा लेंगे और प्रोसीजर भी हो जाएगा। अच्छा, मुझे इसका ये बताइए कि ये अगर हम इंचेस में बात करें तो इंचेस कितने रिड्यूस हो सकते हैं इससे? इसमें डिपेंड करता है। मैक्सिमम आपके 3 इंचेस पर सेशन भी लूज़ हो सकते हैं। ये टोटल 40 से 50 मिनट्स का प्रोसीजर होता है एंड विद इन 40 to 50 मिनट्स आप अपने 3 इंचेस भी लूज़ कर सकते हैं। 1 up to 3 इंचेस बेसिकली आप लूज़ करते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता रही थी कि हमारे पास कुछ और भी इसके अंदर ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं जिसको हम इसके साथ मर्ज करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। वी हैव स्लिमिंग ड्रिप्स एज वेल, बट इट ऑल डिपेंड्स। इस खास प्रोसीजर के लिए कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी होती है। जब भी आप ये प्रोसीजर प्लान करें कंसल्टेशन ज़रूर बुक करवाइए ताकि हमें आपको गाइड करने में आसानी हो कि कितने नंबर ऑफ सेशंस आपको चाहिए होंगे, कौन कौन सी ऐसी दूसरी टेक्निक्स है जो हम इसके साथ मर्ज करके आपको बेहतरीन रिजल्ट्स बहुत कम अरसे के अंदर प्रोड्यूस करके दे सकते हैं। अच्छा, ये कितना सेफ है? वो लाइपोसक्शन वगैरह में तो मैंने जितना पढ़ा है उसमें ये होता है कि वो उसमें चर्बी भी जो है वो आपकी जब ख़त्म होती है तो स्किन लटकना शुरू हो जाती है और बहुत सारे इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स भी सामने आते हैं, तो ये कितना सेफ है? इस प्रोसीजर की ख़ास बात यह है कि जब आपकी बॉडी से फैट सेल्स निकलते हैं तो उसके साथ साथ आपको टाइटनिंग भी मिलती है। इसी मशीन के अंदर कुछ और प्रोब्स भी होते हैं जिसके अंदर हम फर्दर आपको एक सेशन दे सकते हैं जिसके अंदर रेडियो फ्रीक्वेंसीज़ हैं जो मैं आपको बता रही थी अभी, हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड रेज हैं। इसका बेनिफिट ये होता है कि जब आप अपनी बॉडी से फैट सेल्स को एक्सक्रीट आउट करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर कोलेजन भी प्रोड्यूस होता है सेम टाइमिंग्स पर। तो आपको सबसे अच्छी बात इन ट्रीटमेंट्स की ये है कि एक तो ये फ़ौरन से लाइपोसक्शंस होते हैं, कुछ केसेस के अंदर ऑब्वियसली हम लाइपोसक्शंस की तरफ ही जाते हैं, लेकिन पहले हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता था। बहुत पॉकेट फैट्स के लिए भी हमें माइनर सर्जरीज के ऊपर जाना पड़ता था, लेकिन अब ये ऑप्शन है अवेलेबल कि आप मशीन्स के थ्रू उसको रिड्यूस करवा सकते हैं। सेकेंड ये कि आपको जब मशीन के थ्रू आप इसको रिड्यूस करवाते हैं तो इसमें बहुत स्लोली आपकी बॉडी से फैट एक्सक्रीट आउट होता है, तो आपको बहुत ज़्यादा लूजनिंग नहीं होती है सच। अगर आप उसको इमीडिएटली एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो उन केसेस के अंदर लूजनिंग ज़्यादा होती है, बट उसके साथ साथ हम आपको रेडियो फ्रीक्वेंसी के सेशंस भी ऑफर करते हैं जिसके अंदर आपको मीनवाइल दोनों चीज़ें मिल जाती हैं। एक तो आपका फैट भी रिलीज़ हो जाता है और फिर आपकी बॉडी के ऊपर टाइटनिंग भी हो जाती है। सही। अच्छा, अब इसके अंदर ये भी होता है, एक और प्रोसीजर था वो लोगों का जो है वो स्टमक है उसको छोटा कर दिया जाता था, वो भी एक बड़ा ख़तरनाक प्रोसीजर था और उसके भी बड़े साइड इफ़ेक्ट्स थे। तो इसमें आप ये कह रही हैं कि इसके रिज़ल्ट भी जो है वो जल्दी विजिबल हो जाते हैं वीक्स के अंदर एंड देयर आर नो साइड इफ़ेक्ट्स।
नो नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। और हमारे पास बहुत सारे ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन के केसेस भी हैं। कभी मौका मिला तो आपके प्रोग्राम के अंदर ज़रूर इंट्रोड्यूस करवाएंगे। जिन लोगों की हमने ट्रांसफॉर्मेशन की है उनसे भी आपको मिलवाएंगे। इट्स अ कंप्लीट नॉन सर्जिकल एंड पेनलेस ट्रीटमेंट। सही। अच्छा, और इसकी ज़रा कॉस्ट इफेक्टिवनेस पर भी बात कर सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव कितना है ये, क्योंकि मैंने तो ये सुना है कि ये इस तरह के प्रोसीजर बड़े महंगे होते हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि जहाँ पे आपको क्वालिटी मिलती है तो उस लिहाज से रिलेटिवली दिस इज़ क्वाइट पॉकेट फ्रेंडली ट्रीटमेंट्स। प्लस ये कि अगर आप इसको कंपैरिजन्स करते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट्स के साथ तो आपको ऑब्वियसली अंदाज़ा हो ही जाता है। और जहाँ तक इसकी एफिकेसी की बात है, जब हम उसको कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली मेरे ख्याल से काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली एंड कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स होते हैं ये। सही। कुछ अच्छा, मिथ्स हैं इन कॉस्मेटिक्स के बारे में कि कॉस्मेटिक्स शायद बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। जी जी बोलिए। सही। अच्छा, हम एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर ज़रा बात करते हैं ये जो नोज़ रीशेपिंग, नॉन सर्जिकल नोज़ रीशेपिंग, नाक से आखिर लोगों को ऐसी प्रॉब्लम क्या है और लोग क्यों नाक तब्दील करवाना चाहते हैं, और वो तब्दील होगी तो कैसे होगी, ये एक छोटे से वक्फे के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक। सबसे आगे में एक मरतबा फिर खुशामदीद। हम बात कर रहे थे एवेन्यू 5D जो कि एक नया वेंचर है, लॉन्च हुआ है और आपके हुस्न जमाल के जितने भी मसाइल हैं उनको हल करने के लिए मददगार साबित हो रहा है। तो हमने दो प्रोसेसर्स की बात कर ली थी, एक तो रीजेनरा जो कि हेयर ग्रोथ के हवाले से था और दूसरा हमने फैट फ्रीजिंग की बात की। अब हमने बात करनी है नोज़ रीशेपिंग, नॉन सर्जिकल नोज़ रीशेपिंग की। डॉक्टर आयशा हुमैरा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। जी आयशा साहिबा, ज़रा बताइए ये नोज़ रीशेपिंग क्या होती है और क्यों ज़रूरत पड़ती है इसकी? अच्छा, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स के अंदर बेसिकली ज़रूरत तो हम ये कहते हैं कि हर किसी को अपने मुताबिक ही जो हमारे पास रिक्वायरमेंट आती है, लेकिन कुछ केसेस के अंदर लोगों को बाय बर्थ कुछ ऐसी इंजरीज़ हुई होती हैं जिसके अंदर उनको हम्स करेक्शन करवाने होते हैं, या अपेरेंटली ऐसा लग रहा होता है कि आपकी फ्रंट से जो नोज़ है वो थोड़ी सी टिल्ट लग रही है एंड लोग उसको सर्जिकली ट्रीट नहीं करवाना चाहते हैं बिकॉज इन मोस्ट ऑफ द केसेस सर्जिकली आपका डाउन टाइम यूजुअली ज़्यादा होता है उसका। और प्लस ये कि सर्जरी के अपने एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है कि वी डोंट वांट टू गेट समथिंग दैट इज़ सर्जिकली डन। उसकी वजह से जो है वो लोग नॉन सर्जिकल ऑप्शंस को प्रेफर करते हैं एंड दिस इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट प्रोसीजर आई मस्ट से, बिकॉज जब पेशेंट या क्लाइंट हमारे पास वॉक इन होते हैं और अपनी कंप्लेंट्स के साथ आते हैं कि दिस इज़ हाउ वी नीड आवर नोज़ टू बी लुक लाइक, तो हम 20 मिनट्स में विद इन 20 to 30 मिनट्स डिपेंडिंग अपॉन देयर रिक्वायरमेंट उनका प्रोसीजर को जब हम परफॉर्म करते हैं उसके बाद एक इमीडिएट ट्रांसफॉर्मेशन होती है जिसको ऑब्वियसली लोग बहुत एक सडन चेंज देखकर बड़ा अच्छा फील करते हैं। और ये मुझे पर्सनली ये प्रोसीजर करते हुए बहुत ज़्यादा खुशी होती है। इसके अंदर बेसिकली हम 2-3 चीज़ें करेक्ट कर सकते हैं जिसके अंदर आपकी हम्स करेक्शन आ जाती हैं, आपकी जो टिप्स है उसकी इन्हांसमेंट आ जाती है, और जो आपके नॉस्ट्रल्स होते हैं, अक्सर लोगों को ये कंप्लेन होता है कि हमारे जो नॉस्ट्रल्स हैं वो थोड़े से ब्रॉड लगते हैं, या जब हम स्माइल करते हैं तो हमारी नाक फैल जाती है। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हम नॉन सर्जिकली एड्रेस कर सकते हैं, जिसके अंदर हम कॉमनली लिक्विड राइनोप्लास्टीज करते हैं। लिक्विड राइनोप्लास्टीज के अंदर बेसिकली हाइलुरोनिक एसिड एक नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूंट है जो हम तमाम लोगों की बॉडी के अंदर पाया जाता है। उसी को प्लांट ओरिजिनेटेड सोर्स से एक जेल फॉर्म के अंदर एक सिरिंज होती है या एक जेल फॉर्म के अंदर हम लिक्विड ले आते हैं, और उस लिक्विड को बेसिकली आपकी नोज़ के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है ऑन सर्टन पॉइंट्स जहाँ पे हमें करेक्शंस करनी होती हैं। करेक्शंस के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और अगर हमें अपनी नाक को थोड़ा सा शार्प करना है, पतला करना है, तो उसकी इन्हांसमेंट के लिए भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा डाउन टाइम मैसेज इस ट्रीटमेंट का भी अगैन मैं वही बात कहूँगी जिस पर आप हंसेंगे भी कि लंच ब्रेक्स के अंदर प्रोसीजर करवाया जा सकता है। तो बेसिकली इसलिए कहा जाता है कि आपको एक मिसाल दी जाती है, आप अपने ऑफिस टाइमिंग्स से, अपने कॉलेज टाइमिंग्स के अंदर टाइम निकाल कर आ जाएं और आप ये ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। ईजिली 20 to 30 मिनट्स में ये प्रोसीजर आपका कंप्लीट हो जाता है। इसमें किसी किस्म का कोई बेड रेस्ट नहीं है, पोस्ट प्रोसीजर कोई पेन नहीं है। ये हो सकता है कि आपको 1-2 दिन के लिए थोड़ी बहुत स्वेलिंग हो सकती है जिसको हम मेडिसिन के थ्रू, आइसिंग के थ्रू कवर कर लेते हैं। अच्छा, इसमें यानी कि ये एक तो ये कि काटे बगैर होगा,
तो कोई आपको ये नहीं कहेगा कि आपकी नाक कट गई। नहीं जी, कोई ये नहीं कहेगा आपको आपकी नाक कट गई। बिल्कुल कंप्लीटली नॉन सर्जिकल प्रोसीजर है। इसके अंदर बेसिकली हम 2 टेक्निक्स करते हैं। समटाइम्स हम इसमें थ्रेड्स भी यूज़ करते हैं। दिस प्रोसीजर इज़ कॉल्ड हाइको नोज लिफ्ट। ये कोरियन टेक्निक है। कोरियंस को आपने देखा होगा कि उनकी नेज़ल ब्रिज काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड होती है कोरिया के अंदर, और जैसे आप लोग हम तमाम लोग आम ज़बान में कहते हैं कि चपटी नाक होती है। तो उसको उस नेज़ल ब्रिज को इन्हांस करने के लिए हम दूसरे प्रोसीजर्स भी ऑब्वियसली के अंदर मर्ज करते हैं। अगैन वो थ्रेड्स भी बहुत फाइन थ्रेड्स होते हैं, उसमें भी किसी किस्म का कोई पेन नहीं होता। हम नम करके क्रीम्स के थ्रू लोकल जो आपको नमिंग होती है वो करते हैं। और अगैन ये भी एक 20 मिनट्स का प्रोसीजर है, 20 टू मैक्सिमम 30 मिनट्स इसके अंदर भी परफॉर्म करने में लगते हैं, और ऐसे जिसके भी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। ये भी वन टाइम प्रोसीजर है, बिल्कुल वन टाइम प्रोसीजर है। और सबसे अच्छी बात यह है, जी बिल्कुल ये भी बिल्कुल वन टाइम प्रोसीजर है एंड इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन है। आपके पास कुछ बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर्स चल रही होंगी, और इसके अंदर ये हमने जिस टाइम पे प्रोसीजर किया है, प्रोसीजर करने से पहले हमने एक पिक्चर ली है, और प्रोसीजर करने के फ़ौरन बाद इस पिक्चर को हमने लिया है। और फिर आप इसमें आपस में इसका डिफरेंस देख सकते हैं कि एक तरफ जो है वो नोज़ काफ़ी आपको डिप्रेस लग रही है, और सेकेंड साइड पर काफ़ी लिफ्टेड नोज़ आपको लग रही है। तो दिस इज़ इमीडिएट ट्रांसफॉर्मेशन। सही। अच्छा, मुझे ये भी बताइए कि इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं आ जाती? बहुत मरतबा ये भी होता है कि वो नोज़ या लिप्स की वो जो कर रहे होते हैं उसके अंदर लिक्विड डाल के ये सारा मामला, तो उसमें कभी कोई टेढ़ा हो जाता है, फिर वो बाद में सही नहीं होता। इस तरह भी बहुत सारे लोगों का हमने देखा है, तो ऐसा कोई चांस? अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने किया है, बिकॉज़ मैंने बहुत सारे लोगों की करेक्शंस की हैं। होता क्या है, यूजुअली जहाँ से आप ये प्रोसीजर करवा रहे होते हैं पाकिस्तान में, दिस इज़ वेरी वेरी कॉमन प्रैक्टिस, कि जहाँ से आपको ये लगता है कि मुझे थोड़ा सा ये चीज़ यहाँ पे इतने की हो रही है, मैं वहाँ से इतने की करवा लूँ। बड़ी बड़ी कॉमन साइकी है यहाँ पर हमारे। तो हम ट्रेन लोगों के पास नहीं जाते हैं इस वजह से, क्योंकि जो आपको अच्छा प्रोडक्ट यूज़ करेगा, अच्छा ब्रांड यूज़ करेगा, जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे, और जो प्रॉपर्ली सर्टिफाइड लोग होंगे, उनके पास कॉम्प्लिकेशंस रेट बहुत कम होता है, ऑलमोस्ट नन होता है। और जो सर्टिफाइड लोग होते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों की इस तरह के प्रॉब्लम्स को करेक्ट किया है। एस्थेटिक मेडिसिन की या नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स की सबसे खूबसूरत बात ये होती है कि अगर आप इसको अच्छे से परफॉर्म करें तो ये बहुत खूबसूरत ट्रांसफॉर्मेशन करता है। और अगर आप इसको रिवर्स करवाना चाहते हैं, आपका कोई भी ऐसा फिलर, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम जो कि कहीं से भी आपका गलत हो गया है, वो भी आकर आप हमारे पास उसको ठीक करवा सकते हैं। दैट वी कैन रिवर्स इट बैक। और हम क्योंकि ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड करते हैं, तो मैं हमेशा डॉक्टर्स को ये बात कहती हूँ, जो भी जूनियर डॉक्टर्स हमारे पास सीखने के लिए आते हैं, मैं हमेशा उनको ये ज़रूर बताती हूँ कि इसमें कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जो हमें महफूज रखने चाहिए, सेफ़ रखने चाहिए। अब जो प्रॉपरली सर्टिफाइड नहीं होगा तो ऑब्वियसली उसके साइड इफेक्ट्स प्रॉब्लम आने के अंदेशा ज़्यादा होता है। जैसे आपने मुझसे बार-बार कॉम्प्लिकेशंस के बारे में पूछा है। जी बिल्कुल। अगर आपने एक रॉन्ग जगह पे एक फिलर इंजेक्ट कर दिया, या आपने किसी आर्टरी को, मेजर आर्टरी को ब्लॉक कर दिया, तो उसकी वजह से आपको ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। दिस इज़ हाउ इट कुड बी डेंजरस एज वेल। लेकिन अगर आप प्रॉपर डॉक्टर्स से करवाते हैं, सर्टिफाइड लोगों से करवाते हैं, जिन लोगों को एनाटमी पता होती है, जिनको ये पता होता है कि मैंने कहाँ पे इस इंजेक्ट को कितना यूज़ करना है, तो उसमें आपको साइड इफ़ेक्ट्स के चांसेस ज़ीरो हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। डॉक्टर आयशा हुमैरा हमारे साथ मौजूद थी एवेन्यू 5D से, और हमें बता रही थी मुख्तलिफ प्रोसीजर्स के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। सेफ्टी अगर इंश्योर हो रही है तो फिर आप किसी प्रोसीजर की तरफ जा सकते हैं। सेफ्टी के बगैर ये तमाम प्रोसीजर्स जो हैं वो फिर बड़े महंगे पड़ जाते हैं। नाजरीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। सबसे आगे में एक मरतबा फिर खुशामदीद। अब ज़रा मुख्तलिफ शहरों की तरफ नज़र डालते हैं और देखते हैं कि क्या होने जा रहा है और क्या क्या हो चुका। सबसे पहले हम ज़रा चलते हैं कराची। कराची में 25 दिसंबर को होनी है ग्रीन मैराथन। ये ग्रीन मैराथन क्या है, इस हवाले से जानेंगे, और इस ग्रीन मैराथन का फ़ायदा क्या होगा, इस पर भी बात करते हैं। जी, ग्रीन मैराथन के बारे में बताइए जी।
कराची ग्रीन मैराथन के ब्लूप्रिंट की नकाब कुशाई की तकरीब जहांगीर कोठारी परेड पर हुई। CEO हम नेटवर्क दुरैत कुरैशी ने बताया, बॉर्न टू रन के ताउन से मुनक्किद की जाने वाली मैराथन का आगाज सुबह 8 बजे अर्बन फॉरेस्ट क्लिफ्टन से होगा। मैराथन 10 और 5 किलोमीटर के 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होगी। मैराथन में हिस्सा लेने वालों के लिए बुक इन नाउ से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करवाई जा सकती है। इसमें कराची एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरह काम कर रही है, आई थिंक अगर ये कंटिन्यू रहे, इसी तरीके से चीज़ें चलती रहे, तसलसल रहे, थोड़ा सा कंटिन्यूटी हो, तो ये चीज़ें उस लेवल पे आ जाएंगी जिस पे हम सब होप और ड्रीम करते हैं कराची के लिए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने मैराथन के इनेकाद के लिए हम नेटवर्क के ताउन को सराहा और कहा कि इस किस्म की सरगर्मियों से कराची का मुस्बत चेहरा दुनिया के सामने आएगा। मुझे खुशी हो रही है कि इस इनिशिएटिव को 2 लड़कियां लीड कर रही हैं, और ये मैं समझता हूं कि जहां बड़ी मनफी बातें हमारे मुल्क के बारे में की जाती हैं, जैसे मिशेल बात करी थी पाकिस्तान के परसेप्शन की, मैं समझता हूं इस चीज़ को प्रोजेक्ट करने की ज़रूरत है कि हमारे यहाँ लड़कियां किस तरीके से चीज़ों को लीड कर रही हैं, स्पेयरहेड कर रही हैं। As of now, Pakistan is one of the most polluted countries in the world, and so by doing this marathon, we were hoping that with people registered, we could plant trees in order to help slow that down. So whatever you can do, big or small, please register for the event. It's such a dream come true. I grew up in this city, and seeing the pollution every day on the streets and especially in the air is so devastating. And we really hope this event can help building a greener world eventually. CEO हम नेटवर्क दुरैत कुरैशी ने बताया, मैराथन जीतने वाले खवातीन और हजरात के लिए दोनों कैटेगरीज में बिल तरतीब 75,000, 50,000, 35,000, 20,000 और 10,000 के इनामात दिए जाएंगे, जबकि 5 किलोमीटर का मुकाबला करने वालों में बिल तरतीब 50,000, 35,000, 20,000, 10,000 और 5,000 के नकद इनामात दिए जाएंगे। कैमरा टीम के साथ आतिफ हुसैन, हम न्यूज़, कराची। जी, तो ये था जी कराची में ग्रीन मैराथन का इनेकाद होने वाला है, उसके हवाले से उसका जो ब्लूप्रिंट था उसको इफ्तिताह कर दिया गया है। तो जो भी लोग कराची में रहते हैं वो रजिस्टर करवाएं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कराची की पोल्यूशन के बारे में हम सब जानते हैं, कराची का जो हाल है उसके बारे में सब जानते हैं, लेकिन वो जो पॉजिटिव इमेज है वो इसी तरीके से आएगा कि सब लोग मिलकर, बहुत सारे इदारे मिलकर और तमाम लोग मिलकर कराची के चेहरे को तब्दील करने की कोशिश करें। तो उस चेहरे की तब्दीली के लिए ये जो ग्रीन मैराथन है ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा अच्छा इवेंट है। 25 दिसंबर को ये होगा कराची की ग्रीन मैराथन। अब ज़रा हम चलते हैं इस्लामाबाद की तरफ, और इस्लामाबाद में ड्राइव इन कॉन्सर्ट हुआ। बड़े ज़बरदस्त फ़नकारों ने वहाँ पर अपने फ़न का मुजाहरा किया, बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सर्ट था, तो ज़रा उसके बारे में भी जानते हैं। इस्लामाबाद में मुनक्किद होने वाले ड्राइव इन कॉन्सर्ट ने तारीख रकम कर दी। इस तर्ज का कॉन्सर्ट पाकिस्तान की तारीख में पहली बार मुनक्किद हुआ। कॉन्सर्ट में 1500 से ज़ायद गाड़ियों में हज़ारों शहरियों ने शिरकत की। कॉन्सर्ट में आए नामवर गुलकार आतिफ असलम, अली अजमत और बिलाल खान ने नाजरीन को अपनी आवाज़ के सहर में जकड़े रखा, तो परिस्तारों ने भी रक्स करके खूब दाद दी और इस खूबसूरत शाम को 4 चांद लगा दिए। ड्राइव इन कॉन्सर्ट में आए शुरका का कहना था कि ऐसी तकरीबात मुनक्किद होनी चाहिए। मैं यहाँ अपनी फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ आई हूँ। हम आतिफ असलम को सुनने आए हैं। बहुत अरसे बाद ऐसा एक इवेंट हुआ है इस्लामाबाद में, आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर पेंडेमिक, तो इट्स जस्ट अ वेरी गुड फीलिंग ओवरऑल। कॉन्सर्ट में आए शहरियों के लिए मुख्तलिफ इकसाम के खानों के स्टॉल्स भी लगाए गए। शहरी खानों के स्टॉल्स पर काफ़ी लुत्फानंदोज होते हुए दिखाई दिए। कैमरामैन बहरोज सुहेल के साथ रुमान मुजफ्फर, हम न्यूज़, इस्लामाबाद। क्या बात है जी, ज़बरदस्त, बड़ा खूबसूरत कॉन्सर्ट, बड़े बड़े फ़नकारों ने अपने फ़न का मुजाहरा किया, लोगों ने भी इंजॉय किया। और ख़ास तौर पर कोविड के बाद का जो ये सिनेरियो है उसमें इवेंट्स अब होना शुरू हो गए, लेकिन फिर भी हमें ये याद रखना है ओमिक्रॉन जो वायरस है वो भी है दुनिया भर में, और अभी भी हमें जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं उनको भूलना नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक है, जाएँ इंजॉय कीजिए, लेकिन सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ। और अब हम चलते हैं लाहौर। लाहौर में ब्राइडल कल्चर वीक हम नेटवर्क जो करवाता है उसका इनेकाद हुआ
इस वीकेंड पर और उस इवेंट की क्या रंगारंगी थी, ये भी आपको दिखाते हैं। लाहौर के निजी होटल में 3 रोजा ब्राइडल कट्योर का रंगारंग मेला जारी है। दूसरे रोज डिजाइनर इमरान राजपूत, रिपब्लिक, इमशा बाय उज़्मा, फातिमा सलामत और अरूज अजीज के मलबूसात रैंप की जीनत बने। रिजवान अहमद और हमायूं आलमगीर की बनाई शेरवानियां भी दूसरे दिन नुमाया रहीं। डिजाइनर्स के तैयार करदा मशरकी मलबूसात और दिलकश गहने जेब तन किए। मॉडल्स और अदाकाराओं ने रैंप पर नाजो अंदाज के रंग बिखेरे। ना सिर्फ खवातीन मॉडल्स बल्कि मेल मॉडल्स भी निराली अदाओं से जलवागर हुए। शो स्टॉपर के रूप में कुबरा खान, सारा खान, इमरान अशरफ, फलक शबीर नजर आए। बिलाल सईद, सबा कमर, हानिया आमिर, अली रहमान, हरीम फारूक और दानियाल जफर भी बतौर शो स्टॉपर रैंप पर आए। कैटवॉक के साथ रैंप पर गुलकारों ने शानदार परफॉर्मेंसेस पेश की। जी, ब्राइडल कल्चर वीक का अहवाल आपने जाना। लाहौर में बड़ी ज़बरदस्त ये एक तकरीब थी और आपने देखा कि किस तरीके से हम नेटवर्क जो है वो ज़बरदस्त तरीके के इवेंट्स लेकर आता है आपके सामने। तो ये तमाम मामलात थे जो कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से हमने आपको बताया क्या क्या हो रहा है और क्या क्या होने जा रहा है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।